नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। कुछ दिनों में आप सभी एसएससी जीडी 2026 के बच्चों का पेपर होना है। अब इन दिनों में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी बढ़िया है। गणित के 20 सवाल आपके पेपर में आएंगे और मैं आपको बताऊं ये सवाल ऐसे हैं जिनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। और मुझे तो बहुत सारे सवालों की पहले से जानकारी है कि ये तो 100% पेपर में आने ही आने हैं, क्योंकि देखिए एसएससी का एक सिस्टम है, एक पैटर्न बना हुआ है। एआई कुछ चुनिंदा सवालों को ही बार बार रिपीट करके पेपर में डाल रहा है। तो ऐसे सभी सवाल मैं आपको आपके एग्जाम से जस्ट पहले दे रहा हूं प्यारे बच्चे। हमने YouTube पर एसएससी जीडी 2026 के लिए गणित के टॉप 100 सवाल कराए थे शॉर्ट्स शॉर्ट्स फॉर्मेट में। उन सभी शॉर्ट्स का कंपाइलेशन मैं यहां पे डलवा रहा हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं प्यारे भाई कि अगर आप ये सब शॉर्ट्स देखोगे, ये सब सवाल कर लोगे, तो इसमें से कुछ सवाल आपको पेपर में जरूर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ये जीडी वाले बच्चों के लिए स्पेशल। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, यहाँ पे सिलेक्शन वे पे, तो ये एसएससी जीडी 2026 की हमने वर्दी सीरीज चलाई थी। ठीक है बच्चों, ये प्लेलिस्ट भी इसमें बनी हुई है। मैं ये सभी वीडियोस कंपाइल करके एक सिंगल जो है वीडियो में आपको दे देता हूं, जिससे कि आप इनका रिवीजन कर लो। ठीक है ना प्यारे बच्चे। दूसरी बात प्यारे भाई की ज्यादा समय तो है नहीं, प्लीज अब मॉक टेस्ट लगाइए। सब बच्चे अपनी फोन में टेस्टिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जो पढ़ाई होनी थी हो गई, अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप मॉक टेस्ट लगाओ बेटा। ठीक है, हमने अपनी एप्लीकेशन पर यहाँ पे जीडी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री दे रखे हैं सारे के सारे। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्रीवियस ईयर के 346 टेस्ट फ्री है भाई। और क्या चाहिए आपको, 2025 की सारी शिफ्ट, 24 की 60 शिफ्ट हर एक दिन की, हिंदी में भी और हिंदी वाला ऑप्शन भी और इंग्लिश वाला भी, सब कुछ अवेलेबल है, सब फ्री है। तो एक टेस्ट सुबह को लगाओ, एक शाम को लगाओ, और कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन पे सब आपके लिए डाल रखा है। ठीक है बच्चे। एक बात और प्यारे भाई कि मैंने एसएससी जीडी वालों बच्चों के लिए यहाँ पे 10 जो है एग्जाम पेपर भी कराए थे। 10 एग्जाम पेपर, यानी कि एक टेस्ट में 20 सवाल है तो 200 सवाल कराए थे। मैं एक वीडियो इन सब की कंपाइल करके भी डलवा दूंगा कल। ठीक है ना बच्चों। तो आपके पास जो है बहुत सारे वो सवाल होंगे जो पेपर में सीधे आने वाले हैं, और 10 में मॉक टेस्ट प्यारे बच्चों आपको नए और करवाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से है सभी बच्चों के लिए। आप कह भी रहे थे कि सर सारी शॉर्ट्स का एक जगह कंपाइलेशन डाल दो, रिवीजन हो जाएगा। सीधे आपको यहाँ पे पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चे। हाँ देखो, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो भैया आप अगले साल के जीडी पे पेपर पे फोकस करो। केवल फॉर्म भर देने से, मुंह उठा के पेपर दे आने से कुछ नहीं होता। कम से कम 3 महीने की तैयारी आपको चाहिए जीडी की टीचर के साथ, और 1 महीने की सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट रिवीजन, तब जाके आप पेपर देने लायक बनते हैं। तो प्यारे भाई अगर आप अगले साल का जीडी मेहनत से देना चाहते हैं, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट पढ़ के, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी टारगेट बैच जो मात्र 499 की फीस में अवेलेबल है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो प्यारे दोस्तों। कम से कम क्लास में, लेकिन सारे जो है कॉन्सेप्ट कवर करते हुए और हर एक टाइप का सवाल पढ़ाते हुए मैंने बैच कवर करवाया है। ये रिकॉर्डेड बैच है प्यारे भाई, इसको देखो। 1 साल की वैलिडिटी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सब कुछ आपको मिल जाएगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये हमारी तरफ से शॉर्ट्स वीडियो कंपाइलेशन है, पूरा देखेगा। सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक 8 अंकों की संख्या 45 से भाग होती है। यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होनी चाहिए। अगर इसके डिजिट को आगे पीछे रीअरेंज कर दें तो जो नया नंबर आएगा वो हमेशा किससे कटेगा। ऑप्शन है 45, 3, 15 और 5। देखो, अगर कोई संख्या 45 से कट रही है तो कंफर्म 45 का फैक्टर 9 से भी कटेगी। 9 का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आप उसके डिजिट को कितना भी आगे पीछे कर दो, अंकों का योग तो सेम रहेगा, यानी कि वो संख्या हमेशा 9 से कटेगी कटेगी। अब 9 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 9 का फैक्टर ही क्या होता है 3। अगर 9 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी, तो ऑप्शन क्या आएगा। गजब है ना लॉजिक। चलिए ऐसा ही ये सवाल बताओ। एक जिले की जनसंख्या 3,33,000 है, जिसमें से 2,13,000 पुरुष हैं।
71% जनसंख्या साक्षर है, पढ़ी लिखी है। 71% पुरुष साक्षर है, 71% पुरुष पढ़े लिखे हैं। साक्षर महिलाओं का परसेंटेज भी कितना होगा? दोनों जगह 71% है, तो साक्षर महिलाओं का परसेंटेज भी 71% होगा। देखिए ऐसा क्यों? पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 71%। महिला कितनी पढ़ी लिखी है? नहीं पता। लेकिन कुल आबादी का मतलब क्या होता है? मैन प्लस वुमेन, ये भी 71% पढ़े लिखे हैं। तो मैन प्लस वुमेन 71% कब आएगा? मैन भी 71% पढ़े लिखे हों और महिलाएं भी 71% पढ़ी लिखी हो, तो क्या अनाउंस करेंगे कि पूरा गांव 71% पढ़ा लिखा है। तो इसलिए आंसर 71% ही होगा। ये बताइए, एक कॉन्सेप्ट है मजदूरी बांटने का। अगर सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उनके बीच में काम का जो पैसा है वो उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाता है। सवाल देखो, ए अकेले 12 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में। ए और बी 7200 में काम करने के लिए सहमत हुए। सी की मदद से वो 5 दिन में काम कर लेते हैं। सी का पेमेंट क्या होना चाहिए? अगर ए काम 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में करेगा 1/12। बी 18 दिन में करता है, बी एक दिन में करेगा 1/18। ए और बी ने सी की हेल्प से, यानी कि तीनों लोगों ने, ए बी सी ने काम 5 दिन में कर लिया। एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों? 1/5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, टाइम का उल्टा करके। पैसा इसी रेशियो में बांटा जाएगा। 12/18 का एलसीएम 36 और 36 पंजे 180, पूरे को 180 से गुणा कर देंगे। ए की आ जाएगी 15, बी की आ जाएगी 18 दुसाम, और तीनों की आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 36। आपसे सी का हिस्सा पूछा है ना भाई, ए की एफिशिएंसी 15 है, बी की 10 है और तीनों की 36 होनी चाहिए। तो 15 10 25, 25 और 11 36। तो ये 15 10 11 एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा इसी रेशियो में बांटा जाएगा। सी का शेयर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 11 यूनिट। हालांकि 11 का मल्टीपल एक ही आंसर आ गया। सी का शेयर होगा 11। तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 36। सी को टोटल का 11/36 मिलेगा। टोटल कितना है? 7200 रुपए। तो 7200 का 11/36 कितना होता है? 2200 रुपए। तो 2200 रुपए सी का शेयर आ जाएगा। सीख गए ना करना? चलो ये करके दिखाएं। राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन तक राम काम करता है। फिर राज अकेले बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है। राम और राज एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में काम करेंगे? क्या बेटा, ऐसे सवालों में हमेशा रिमेनिंग वर्क पे, बचे हुए काम पे ध्यान दो। अच्छा, राम एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। राम ने 10 दिन काम किया, तो राम के 50 दिन का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को राज ने अकेले 35 दिन में किया। यानी कि जिस काम को राम 50 दिन में करता, उसी बचे काम को राज ने 35 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो कितना है? 5 2 50, 5 7 35। समय का रेशियो 10:7 है। समय का रेशियो 10:7 है। उल्टा करते ही 10:7 का उल्टा 7:10। राम और राज की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया और एफिशिएंसी आ गई। अब जो मर्जी वो पूछ ले एग्जामिनर। राम 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। राम की एफिशिएंसी 7 है। राम पूरा काम 60 दिन में करता है। 60 दिन में कितना करेगा? 60 से गुणा टोटल वर्क। इस काम को राम राज मिलकर कितने दिन में करेंगे? 7 + 10, 17 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 420/17। तो 17 दूनी 34 और कितना बचेगा फिर? 8, 17 चौका 68, 24 सही 12/17। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। गजब का सवाल है प्यारे बच्चों। चलो यही बताओ करके ऐसे। एक धावक 400 मीटर की दौड़ 80 सेकंड में पूरी करता है। वहां की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। और स्पीड आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस 400 मीटर कितने समय में जाता है? 80 सेकंड में। तो इसकी स्पीड आएगी 400/80, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है, समय सेकंड में। लेकिन पूछा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में। पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकंड क्या है? 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा। तो सीधा आंसर अब किलोमीटर पर आवर में आ गया, जो कि कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना? ये भी टफ लग रहा बालकों को, पता ना क्या होएगा अब, ये बताइए करके। सीजीएल 2025 में ऐसी कैलकुलेशन के बहुत सवाल आए थे। मान लो एसएससी जीडी 2026 में आ गए तो कैसे करोगे भाई? ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बनना। तो आप यहां पे लगाना डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। इस कैलकुलेशन का डिजिटल सम निकालो। 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64, 64 के अंकों का योग 6 4 10, 10 यानी कि 1, 1 8 है तो 9 ही हो गया। 9 मतलब 0 होता है। 3 7 10, 10 यानी कि 1, 1 का क्यूब 1 ही हो गया डिजिटल सम। ये क्या आ गया? 2 और 1 3, यानी कि ये डिजिटल सम आ गया प्यारे दोस्तों इस सवाल का 3।
लेकिन आज जब ऑप्शन देखते तो ऑप्शन किस में, निगेटिव में। अगर पॉजिटिव डिजिटल सम 3 है तो निगेटिव क्या होगा, देखो 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 है, तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 6। 3 में से आप 9 घटा देंगे, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा कि माइनस के बाद डिजिटल सम क्या है, माइनस के बाद डिजिटल सम 6 बनना चाहिए। तो आप ये देखो 8 और 1 9 और ये 6 3 9 खत्म। उसके बाद देखिए 8 और 1 9, ये 4 2 6 बनना है, ये आंसर हो सकता है। 4 5 9 6 7 13 क्या बन गया 4, 5 4 9 2 और 3 क्या हो गया 5, यानी कि एक ही आंसर हो सकता है इस सवाल का। जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ये करके दिखाओ ऐसे ही। ए और बी एक सर्टेन काम को 18 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, सी अकेला बचे काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर सेम काम का 5/6 कितने टाइम में पूरा करेंगे, कोशिश करो करने की। देखो टोटल वर्क मान लिया 18 और 30 का एलसीएम 90 माना टोटल वर्क है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है भाई, अब सवाल के अनुसार ए और बी साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 + 3 8 यूनिट, तो ए और बी 5 दिन में कितना काम करेंगे 5 से गुणा 40, तो ए और बी ने मेरे प्यारे भाई 90 यूनिट में से 40 यूनिट काम कर दिया, टोटल वर्क 90 में से 40 कर दिया, तो बचा कितना 50। इस बचे हुए 50 यूनिट काम को सी करता है अकेले 15 दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा 50/15 यानी कि 10/3। ये क्या आ गया, सी की एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा ए और सी 5/6 काम कितने दिन में करेंगे, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की 5 है और सी की एफिशिएंसी 10/3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5 या 15 और 10 25/3। इस एफिशिएंसी के साथ ए और सी टोटल वर्क का 5/6, 90 का 5/6 कितना होता है 75, तो 75 यूनिट वर्क को ए प्लस सी करेंगे 25/3 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन लग जाएंगे करने में, डिवाइड कर दो, 25 तिया 75, 3 तिया 9 दिन लग जाएंगे, 9 दिन में काम करेंगे। ये एक मेथड है करने का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे ही ये बताना करके। 40 विद्यार्थियों के एवरेज अंक 68 रहे, 2 विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए, सही एवरेज क्या है। बेस्ट तरीका क्या करने का मेरे भाई, कि हमने गलती से मेरे प्यारे भाई मार्क्स जो है वो 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्या कर दिए 48 और 64 कर दिए, तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। भाई हमें गलती सुधारनी पड़ेगी तो 48 को वापस कितना करना पड़ेगा 84, यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा 36। हमें गलती सुधारने के लिए 64 को कितना करना पड़ेगा 46, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा 18 कम करना पड़ेगा, तो कुल कितना चेंज आएगा 36 - 18 यानी कि +18 का। भाई पहले एवरेज कितना था 68 था, तो टोटल आपका 18 बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे कितने 40 बच्चे हैं, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 40 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा 0.45, तो नया एवरेज जो आएगा 68 से 0.45 ज्यादा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ये वाला करके बताओ ऐसे ही। एक कॉन्सेप्ट है दूधिया का, अगर कोई दूधिया दूध का प्राइस बढ़ा के नहीं बेच रहा तो दूध में वो जितने पानी की मिलावट करेगा उतने ही % का वो फायदा कमा लेगा। देखो लेटेस्ट सवाल आया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, 27 रुपए पर लीटर वाले दूध में किस रेशियो में पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण को 27 रुपए पर लीटर पर बेचने से 35% का लाभ हो। 27 रुपए पर लीटर का दूध 27 रुपए पर लीटर में बेच रहा है, यानी कि लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन फिर भी 35% का लाभ कमाना चाहता है, तो 35% प्रॉफिट कब होगा, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/20। जब वो 20 लीटर मिल्क में कितना पानी मिला देगा 7 लीटर, तो वाटर मिल्क का रेशियो क्या बनना चाहिए बच्चों 7/20। देखो कितनी हल्की सी बात थी। चलो खटाक से करके दिखाओ आप। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा गलत तराजू उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलो वजन दिखाता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो व्यापारी 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि 2 रुपए के लागत मूल्य का मार्क प्राइस कितना लगाता है 1 + 3, फिर मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि 5 के सामान की कीमत कितनी रह जाएगी एक डिस्काउंट देके 4, लेकिन तराजू भी गलत इस्तेमाल कर रहा है।
अगर है मेरे प्यारे भाई कोई मांगेगा 1 किलो तो कितना देगा, केवल 900 ग्राम ही देगा, 900 ग्राम ही। तो अगर कोई कस्टमर 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम सामान मांगता है तो वो केवल 900 ग्राम सामान ही देगा, ठीक है, क्योंकि 900 ग्राम तराजू पे रखेगा तो कितना दिखा रहा है तराजू, 1 किलो दिखा रहा है। तो कुल प्रॉफिट क्या होगा इन सब का सक्सेसिव। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 9 भी कट जाएगा 3 बार। तो क्या आ गया 3:4। अल्टीमेटली 3 का सामान 4 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का 3 पर, 1/3 क्या होता है 33.33% अप्रोक्स, ए ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए ये बताइए करके सेम। 20 आदमी एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 60 आदमी द्वारा 6 दिन में किए गए काम का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 60 आदमी अगर 6 दिन काम करेंगे तो कितने % काम हो जाएगा। देखो वर्क कैसे निकाला जाता है, मैन गुणा डेज। अब सवाल में आपसे बोला गया है कि 20 आदमी एक काम को 45 डेज में कर सकते हैं, टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क में से मेरे प्यार भी 60 आदमी अगर 6 दिन काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे। फ्रैक्शन के लिए डिवाइड कर दो मेरे प्यारे भाई, बताओ 20 तिया 60 और 6 तिया 18/45 किससे कट गया, ये 9 से कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2/5 ये आ गया फ्रैक्शन में। परसेंटेज में क्या आएगा 1/5 20%, 2/5 40%। सिंपल सवाल ऑप्शन नंबर सी। जरा ये वाला करके बताओ ऐसे ही। सोनू और मोनू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सोनू मोनू से 20% कम कुशल है। सोनू की एफिशिएंसी मोनू से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो अकेले काम करते हुए सोनू उस काम का 40% कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। सोनू की एफिशिएंसी मोनू से 20% कम है, यानी कि मोनू की अगर 5 है तो सोनू की 1 कम है 4। ये सोनू मोनू की एफिशिएंसी का रेशियो है। अच्छा सोनू मोनू मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 5 9। सोनू मोनू मिलकर पूरा काम करते हैं 30 दिन में, टोटल वर्क आ गया। अच्छा इस टोटल वर्क का कितना काम करना है 40%। टोटल वर्क का 40% कौन करेगा, सोनू कितने दिन में करेगा। तो भैया सोनू भाई साहब करेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा डिवाइड करो, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 27 दिन में करेंगे। और यही सवाल का आंसर भी आ गया, डी ऑप्शन, है कि नहीं। चलिए बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल करके दिखाना। ए और बी क्रम से 45 और 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने 23 दिनों में बचा काम कर लिया। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था। ए 45 दिन में कर सकता है काम, बी 40 दिन में। तो 45 और 40 का एलसीएम 360, मान लिया टोटल वर्क 360 है। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी 360/45 8। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 9। एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब सवाल के अनुसार ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों एक साथ काम करते रहे यहां तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बचा काम किसने किया, अकेले बी ने। और बी ने अकेले जो है बचा काम 23 दिन में कंप्लीट किया है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, यानी कि आपसे ये टाइम पूछा है, ये टाइम। अच्छा प्यारे दोस्त, बी की एफिशिएंसी 9 है। बी ने अकेले 23 दिन तक काम किया है ये। तो बी अगर एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है तो 23 दिन में कितना काम करेगा, 23 निम्मा 207 यूनिट। बट टोटल काम तो 360 है। 360 में से 207 अकेले बी ने किया तो बचा काम कितना 153 यूनिट। 153 यूनिट काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया है ना। और ए और बी काम मिलकर करते 8 + 9 17 एफिशिएंसी के साथ 153 यूनिट काम करने में ए और बी को 9 दिन लगेंगे। यानी कि ए और बी ने साथ में मिलकर 9 दिन तक काम किया है, 9 दिन बाद ए छोड़ दिया। तो इस सवाल का आंसर है 9। है ना गजब तरीका। चलो ये बताओ, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, सवाल आता है बहुत फेमस। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, तो 25 क्या है मार्कअप परसेंट। वस्तु पर 14.4% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ जो होगा मेरे प्यारे भाई वो 25 और -14.4 का सक्सेसिव होगा। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। 25 - 14.4 -25 × 14.4/100। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
केवल आपको हल्का सा यहां पे कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। बताइए बच्चों, 25 से 100 कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 से 14.4 कट गया 3.6। तो आप बताइए 25 माइनस 14.4 और 3.6 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 14 3 17 18। तो 25 माइनस 18 आ जाएगा प्यारे दोस्तों यहां पर 7%। पॉजिटिव आ रहा है तो आपको वस्तु पे 7% का लाभ होगा। ए ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल बना के दिखाइए। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 14 साल और 18 साल में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब आप देखिए राशि भी सेम है और ब्याज की दर भी सेम है, बस समय अलग अलग है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर। जो समय का अनुपात होगा ब्याज भी उसी रेशियो में मिलेगा। समय 14 साल और 18 साल, रेशियो कितना है? 2 से कट गया 7:9। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा समान राशि पर समान ब्याज की दर से 7:9 के अनुपात में होगा जी। ये लो डी ऑप्शन खटाक से आ गया। ये बताइए करके ऐसा ही। गजब ट्रिक है मेरे भाई। 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक ब्याज दर पर 3 साल में 24,389 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखो कि 15,625 रुपए 3 साल में कितने हो जाते हैं? 3 साल में बन जाते हैं 24,389 रुपए। यानी कि 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। क्लियर है ना? आपसे ब्याज की दर पूछिए तो आप ये पता लगाओ कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। कैसे आएगा बच्चों? इसका क्यूब रूट। अब 15,625 का क्यूब रूट तो 25 है। ऊपर वाली संख्या का क्यूब रूट आएगा मेरे प्यार भी 29, क्योंकि 9 का क्यूब करने पर यूनिट 9 आएगा। यानी कि 1 साल में आपका पैसा 29/25 गुना हो रहा है। यानी कि 25 पर आपको 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 4। अब 1/25 4%, 4/25 आ गया जी 16%। तो ब्याज की दर 16% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। ये बताइए करके। बिना फॉर्मूला, बिना एक्स के रेशियो से प्रॉफिट लॉस के सबसे पॉपुलर सवाल को कैसे खत्म करोगे? अक्षय ने सभी शर्ट अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट के बाद 285 के हिसाब से बेची। अगर उसने कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो लागत मूल्य पर अक्षय 20% का लाभ कमा चुका होता। प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या है? इसमें दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर अक्षय कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 20% लाभ कमाता। लाभ किस पे होता है? सीपी पर। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो सामान किस पे बेचेगा? मार्क प्राइस पे। यानी कि मार्क प्राइस पे बेचने से अक्षय को 20% का लाभ होता है। इसका मतलब शर्ट का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। यह दूसरी लाइन का हिडन मीनिंग है। अब पहली लाइन पे अक्षय ने अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया? अक्षय ने मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट के बाद शर्ट को 285 रुपए में बेच दिया। तो आपसे क्या पूछा? शर्ट का लागत मूल्य। क्या सक्सेसिव नहीं है? पहले सीपी को 20% बढ़ा रहे, फिर 5% घटा रहे, फाइनल वैल्यू दिए। 20% बढ़ाने का मतलब 1/5। सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 6 हो जाएगा। फिर कितना डिस्काउंट दिया? 5%, 1/20। यानी कि 20 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो 20 का समान 19 में। ठीक है जी। ये किससे कट जाएगा? ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा। 57/50। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य अगर 50 है तो फाइनली वस्तु 57 में बिकी। वस्तु बिकी कितने में? 285 रुपए में, 5 गुना। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी क्या आएगा बच्चों? 50 का 5 गुना, यानी कि 250 रुपए। रेशियो मेथड है मेरे भाई करने का। चलिए ये बताओ करके। सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के उम्र की समय की 8/5 गुना है। यानी कि शादी के समय अगर सोनिया की एज 5 थी तो प्रेजेंट में अब कितना हो चुकी है? 8। यानी कि रेशियो हो गया 5:8। ठीक है, सोनिया की एज का। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 साल छोटी थी। उसकी बहन की प्रेजेंट एज बताओ। सोनिया की प्रेजेंट में एज 8 है तो शादी के टाइम कितनी थी? 5 यूनिट। यानी कि शादी जो है वो प्रेजेंट से 3 यूनिट टाइम पहले हुई थी। जबकि सवाल कह रहा है कि शादी के टाइम कितने समय पहले होती? 15 साल पहले। तो 3 की वैल्यू 15 साल है, कितने गुना? 5 गुना। आ गया ना समझ में? तो आप बताओ यहां पे सोनिया की प्रेजेंट एज कितनी है? 8 की वैल्यू 5 गुना भैया 40 साल। सोनिया की प्रेजेंट एज 40 साल है, लेकिन पूछा उसकी बहन की प्रेजेंट एज। शादी के टाइम उसकी बहन सोनिया से 8 साल छोटी थी, तो अभी भी तो 8 साल छोटी रहेगी। तो प्रेजेंट में अगर सोनिया की उम्र 40 साल है तो बाकी बहन की उम्र 8 साल कम कितनी होगी? 32 साल की होगी। ऑप्शन नंबर सी खटाक से आ गया। चलो ये बताओ।
अगर स्मार्ट तरीकों से सोचोगे तो 4-4 लाइन के सवाल भी एक स्टेप में होंगे। देखो, केल्विन और किम मिलकर एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ में 15 दिन काम किया, फिर किम ने काम छोड़ दिया। केल्विन ने बचे काम को 12 दिन में खत्म कर लिया। केल्विन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो केल्विन ने बचा काम किया है ना, तो बचे काम पे ध्यान दो। केल्विन और किम मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 25 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/25। दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया? 15 दिन। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 से गुणा। ये किससे कट गया मेरे दोस्तों? 3/5। यानी कि केल्विन और किम ने मिलकर 3/5 काम किया है कि नहीं? तो फिर बचा काम कितना? भाई टोटल काम तो होता है एक में से 3/5 हो गया, तो 1 में से 3/5 घटाइए तो बचा हुआ 2/5 काम किया किसने? केल्विन भाई साहब ने। कितने दिन में? 12 दिन में। तो केल्विन 2/5 काम 12 दिन में करता है। और पूछा क्या है? पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम का मतलब है 2/5 को यहां से हटाएंगे तो उधर जाके पलट जाएगा ना। तो केल्विन पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 2 छिक्का 12 यानी कि 30 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितनी आसान बात थी। चलिए ये बना के दिखाओ ऐसे ही। एक दुकानदार प्राइस भी बढ़ा के सामान बेच रहा है और मिलावट भी कर रहा है। ऐसे सवालों को सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से 2 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है, 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। इसका मतलब पनीर का दाम 12% बढ़ा के बेच रहा है और वह पनीर में 15% अशुद्धियों को भी मिलाता है, यानी कि असली में 15% नकली पनीर भी मिला रहा है, 15% की मिलावट कर रहा है। उसके द्वारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का पता लगाएं। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 12% प्राइस बढ़ा है, 15% मिलावट कर दी, 12 और 15 का सक्सेसिव। तो सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 12 + 15 + 12 × 15/100। 12 + 15 + 12 × 15/100%। ये आ जाएगा ना बच्चों। तो 12 + 15 27 और 12 × 15 180/100 कितना आ गया? 1.8। तो 27 में 1.8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 28.8% का उसको लाभ होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल बना के बताओ दूध पानी का। एसएससी में एक नई बात पूछ रहा है, प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। इसका मतलब है बहुत आसान, समझ लो। प्योर रिकरिंग का मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव। रिकरिंग आप समझते हैं, दशमलव के बाद डिजिट्स जो है एक पैटर्न रिपीट होता है। प्योर रिकरिंग वो होगा जहां दशमलव के तुरंत बाद पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए। 0.555555555। ठीक है बच्चों, है ना? यहां दशमलव के बाद 27 27 27 27 27। लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग में भी रिपीटेशन होगा, लेकिन दशमलव के बाद जैसे आप ये देखिए 4 एक नॉन रिपीटिंग आया, फिर उसके बाद जो है रिपीटेशन शुरू हुआ है 968 968 968। ये क्या हुआ? मिक्स्ड रिकरिंग। अब इस पे सवाल देखो, जैसे सीएचएल में आया है, किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती या प्योर रिकरिंग कहा जाता है कब? जब रिपीटिंग डिजिट जो है डेसिमल के बाद जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना? कौन सा मिक्स्ड रिकरिंग है भाई? ये तो शांत दशमलव है, ये भी जो है प्योर रिकरिंग है, ये भी, ये वाला जो है मिक्स्ड रिकरिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरत को 19% की हानि होती है। अगर इसके वास्तविक सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रय मूल्य को। लागत मूल्य क्या होता है? 100%। तो हम एक वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेच रहे हैं। ये क्या? बटे 8 देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअली वो कितना है? 8। तो हमने 8 का 3/8 कितना होता है? 3। हमने वस्तु को 3 में बेचा और हमें कितना लॉस हुआ? 19%। 100% पे 19% का लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? 81% में। यानी कि कितने गुना? 27 गुना। बोला अगर 60% में बेचे सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस क्या माना है हमने? 8। तो 8 का 60% कितना होता है प्यारे दोस्तों? 4.8। तो अगर आप 4.8 यूनिट में बेचोगे तो वस्तु कितने में बिकेगी? 27 गुना। तो 27 गुना क्या आएगा? 27 चौका 108 और 27 अट्ठे ये 21.6 हो जाएगा। 108 और 21.6 यानी कि 129.6%। कोई दिक्कत? यानी कि 100% के लागत मूल्य का सामान कितने में बिका? 129.6% में बिका। तो जो 29.6% एक्स्ट्रा है वही क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर
डी सवाल का आंसर है कि नहीं प्यारे दोस्त? चलिए ये बताइए करके। 10 लाख रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट 92,727 रुपए है, तो इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या क्या, कितने वर्षों में मिलेगा? 10 लाख रुपए पर अगर 92,727 रुपए ब्याज है तो परसेंटेज में कितना आएगा? 9.2727% निकाल सकते हैं आप। इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, जबकि ब्याज की दर कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 3% वार्षिक। आप बताओ अगर ब्याज की दर 3% है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9%। तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा ना, 9% से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही है। यानी कि समय कितना रहा होगा मेरे भाई? 3 साल है भाई। ये तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही सवाल उड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी से ये सवाल करके दिखाओ। किसी भी एंगल को दो तरीके से नाप सकते हैं, डिग्री में भी और रेडियन में भी, और 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन के बराबर होती है। तो 1 डिग्री का मान क्या आएगा? 180 उधर चला जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन, ये याद रखो। अब जैसे पेपर में आजकल सवाल आ रहे हैं, जैसे 150 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या है? पाई बटे 180 रेडियन। तो 150 डिग्री का मतलब क्या है? 150 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। ये किससे चला जाएगा? 30 से। 30 पंजे 150, 30 छिक्का 180, यानी कि 5 पाई बटे 6 रेडियन। बी ऑप्शन हो गया ना। ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे कमेंट्स में। अगर कभी प्रीवियसर के सवाल बनाए होंगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये फंसाने वाला क्वेश्चन देखा होगा। एक बस स्कूटर से 20% फास्टर यात्रा कर सकता है, यानी कि बस की जो स्पीड है स्कूटर से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड कितनी है? 6। दोनों एक ही टाइम पर पॉइंट पी से शुरू करते हैं और पी से 60 किलोमीटर दूर एक ही समय पर बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं। तो ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूर पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी से दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और सेम ही टाइम पर दोनों पॉइंट क्यू पर पहुंचते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था? बस फास्ट है तो बस को जल्दी पहुंचना चाहिए था, पर दोनों सेम ही टाइम पर पॉइंट पी से क्यों पहुंचे? ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते में बस स्टेशन पर रुकते समय बस को करीब 10 मिनट का समय लग गया। 10 मिनट जो है बस स्टेशन पर रुकी रही, स्कूटर कहीं नहीं रुका। बस की स्पीड क्या है भाई? दोनों ने डिस्टेंस तो सेम चली है, पी से क्यू तक 60 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड का रेशियो 6:5 है तो टाइम का कितना होगा? 5:6। बस को स्कूटर से 1 यूनिट टाइम कम लगना चाहिए था, जबकि सवाल के अनुसार दोनों को सेम टाइम लगा, क्योंकि 1 यूनिट टाइम बस का खराब हो गया स्टेशन पे रुक के, है कि नहीं? तो 1 यूनिट का मतलब ही कितना है? 10 मिनट के बराबर है। तो बस ने मेरे प्यारे भी डिस्टेंस जाने में समय कितना लिया? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी है? 50 मिनट। यानी कि बस जो है पी से क्यू तक की डिस्टेंस जाती कितने मिनट में? 50 मिनट में। तो बस की स्पीड क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस है, सॉरी 60 किलोमीटर, टाइम कितना है? 50 मिनट। तो 50 मिनट को समय आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 5/6 घंटे। तो 5 से 60 12 बार चला जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड है। देखो क्या गजब क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताइए करके। एक प्रोजेक्ट का काम 12 कर्मचारी द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाना है। अगर 3 वर्कर पहले दिन से ही एब्सेंट रहते हैं तो बच्चे लोग अपने काम करने की दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे जिससे कि प्रोजेक्ट को ठीक समय पर पूरा किया जा सके? यानी कि एफिशिएंसी कितनी बढ़ा देनी चाहिए? देखो बच्चों, हमें एक प्रोजेक्ट को पूरा करना है, उसके लिए 12 लोग लगा दिए, लेकिन पहले दिन से ही 3 लोग गायब हैं। यानी कि 12 की बजाय प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करेंगे? 9 लोग काम करेंगे। जब लोग कम हो गए लेकिन हमें काम तो टाइम पे ही खत्म करना है, तो अब बचे हुए लोगों से ज्यादा काम कराना होगा। उनके काम करने के रेट को, एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या ले लीजिए? रिवर्स। अगर लोगों की संख्या का रेशियो 4 से 3 कर दिया तो जो डेली का वर्क है वो रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 3 से 4। ठीक बच्चों, यानी कि उनके काम करने की दर को 1/3 बढ़ाना पड़ेगा। 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3%, 3 से 4 करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम सवाल एसएससी का बनाओ। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपसे पूछा है मूलधन प्रिंसिपल। यह सवाल हर साल आता है, कैसे बनाते हैं? समान ब्याज दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 45। मूलधन आपको बताना है।
देखिए पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है तो 42 का आधा पहले साल भी 21 होगा, दूसरे साल भी 21 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, यानी कि आपको ब्याज पर ब्याज कितना मिला होगा? 3। ये टोटल जोड़ के क्या आ गया? 2 साल का CI आ गया, यानी कि आपको 21 पर 3 रुपए ब्याज मिला है ना, जो कि कितना होता है? 1/7। अगर आपसे ब्याज की दर पूछता 1/7, 14.28% पूछा है प्रिंसिपल। देखिए पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा ना, यानी कि प्रिंसिपल का 1/7 किसके बराबर है? 21 के। प्रिंसिपल का 1/7 21 है, तो प्रिंसिपल कितना है? 21 गुणा, यानी कि 147 रुपए। पहला ऑप्शन आंसर है। ये मेथड है, कैसा भी सवाल हो सब हो जाएंगे, ये बताइए करके। ये जो आकृति होती है टोपी जैसी, ये है शंकु। शंकु का बेस सर्कल, इसकी त्रिज्या r, टॉप तक की हाइट h, और ये होते स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई r ब्रैकेट में l+r, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिए। अब देखिए सीधे फॉर्मूले पे सवाल आते हैं। एक समकोण वृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या कितनी है? रेडियस 7, रेडियस 7 है। उसके बाद इसकी स्लांट हाइट कितनी है? 25। तो आपसे क्या पूछा है बच्चों? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दो, पाई की जगह क्या रख दोगे आप? 22/7। रेडियस कितनी है? 7। और l+r कितना आ जाएगा? 25 जमा 7 32। तो 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 गुणा 32 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 660 और 64। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? यहां पे है 660 हो जाएगा, 32 640 और 64 704, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। इतनी आसान बात है, लगातार आते हैं ऐसे सवाल, ये करके दिखाओ। अगर पेपर में संख्याएं दी हुई हैं और उनका एलसीएम निकालना है, कभी निकालना मत, ऑप्शन से करना मेरे भाई। 51, 18, 432 और 144 का एलसीएम बताओ। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटे। इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि यहां कहीं भी 5 नहीं है, तो एंड में 0 कैसे आ गया? हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे भाई अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो सबसे प्यारा नंबर होता है 9। संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, यानी कि आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम क्या है? 9 आए। 4 4 8 3 11 7 18, अंकों का योग 9 है, 9 से कट जाएगा। उसके बाद 7 2 9, 7 6 13, 4 हो गया, 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9 और 9, यहां पे 4 होगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, यानी कि यही आंसर हो सकता है। निकालना पड़ा क्या मेरे भाई? ऐसे आप सारे सवाल कर सकते हो जो पिछले साल आए थे, बनाओ। देखो पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर किसी गोले स्फीयर की त्रिज्या रेडियस r है तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई r³। इतनी सी बात है। एक पिरामिड का आधार क्या है? स्क्वायर बेस है, जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या मैंने r मान ली, तो यहां पे भी आयतन बराबर करना है। पिरामिड का आयतन क्या है? 1/3 एरिया ऑफ बेस। पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा कितनी है? 10, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? भुजा का वर्ग, यानी कि 10 का वर्ग 100 इंटू हाइट। पिरामिड की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये गोले के वॉल्यूम के बराबर है। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल r³। ये आ गया ना? तो यहां देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 24 कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 100 गुणा 6 600, 600 बटे पाई, पाई बटे में आ जाएगा, बराबर क्या आ गया? r³ आ गया। अब गोले की रेडियस आपको निकालने तो दोनों तरफ से क्या लेंगे आप? क्यूब रूट। तो 600 बटे पाई का क्यूब रूट, और आंसर ऐसे ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो आ गया ना उत्तर खटाक से। ये बताइए करके, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक दर पर 5 साल में अपनी 13/8 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? देखिए आपने 8 रुपए इन्वेस्ट किया तो कोई धनराशि 13 हो गई, यानी कि 8 रुपए 13 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 5 रुपए। तो यानी कि आपको 5/8 सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? लेकिन 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 5 कट गए, यानी कि ब्याज की दर आ गई 1/8। लेकिन ये आया फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में क्या होता है? 1/8 12.5%। कितना गजब तरीका है मेरे भाई, ये बताइए जल्दी से करके। ऐसे ही एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलो के बजाय 920 ग्राम ही तोलता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ एक्चुअल कितना है? एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्यांकित करता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। इसका मतलब
वो 20 रुपए का सामान खरीद के 23 में बेच रहा है, 15% प्राइस बढ़ा के बेच रहा है। लेकिन मेरे भाई बेईमानी भी तो कर रहा है। अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलो सामान मांगता है, 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम नहीं देता, केवल 920 ग्राम ही देता है। 920 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम चीनी का पैसा कस्टमर से ले रहा है। तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो दोनों का सक्सेसिव होगा, सीधी सीधी गुणा। 0 से 0 कट जाएगा, 20 पंजे 100, और ये आएगा बच्चों 23 चौका 92, यानी कि 4:5। अल्टीमेटली दुकानदार ने 4 का सामान 5 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/4, और 1/4 यानी कि 25% का लाभ होगा दोस्त। बी ऑप्शन, ये बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, अपने मूल मूल्य से 16 गुना होने में कितने साल लगेंगे? यही पैटर्न है मेरे भाई, आपका पैसा दुगना हो जाता है हर 7 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो पूछा 16 गुना होने में, 16 गुना का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 गुना होने में 7 साल लग रहा है, तो यहां पावर 4 हो रहा है, तो समय भी 7 साल का 4 गुना लगेगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 28 साल। देखो है ना, बिल्कुल आसान सी बात। चलो खटाक से करके बताइए। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 तो उसका व्यास क्या होता है? 14, उसकी सरकमफ्रेंस परिधि 44, उसका एरिया 154। ये रेशियो दिमाग में बिठा लो। सवाल देखो, एक सर्कल की परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना है? 12 सेंटीमीटर। परिधि 44 है, व्यास 14 है, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 30। 30 की वैल्यू सवाल में 12 सेंटीमीटर दी हुई है, कितने गुना? 3 चौक 12 होता है, यानी कि 0.4 गुना हो गया। ये 0.4 गुना हो रहा है। क्या पूछा है? सर्कल का एरिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, परिधि और व्यास किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। एरिया की यूनिट क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 0.4 गुना हो रहा है तो सर्कल का एरिया जो होगा यहां पे 0.4 का स्क्वायर करना है, वो तभी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 154 गुणा 4 का वर्ग क्या होता है? 16.16, तो 2464, 24.64 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये गजब टेक्निक है सवालों को उड़ाने की, ये बताइए करके सेम। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर जो नई संख्या आती है उसको 20% घटाया जाता है। संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है वो 0 बताएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, अब जो नई संख्या है उसको सेम ही परसेंट 20% से घटाया, तो जो नेट चेंज होगा वो हमेशा संख्या में कमी होगी। और कितना? 20 का स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100% कमी होगी, यानी कि 400 बटे 100, संख्या पहले से 4% डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भैया, बिल्कुल सेम सवाल बताओ, लेटेस्ट आए हैं ये। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य छूट के मूल्य से 120% अधिक है। पूछा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है? पहले आप बताओ 120% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 20% 1/5, 120% 6/5। तो सेलिंग प्राइस जो है वस्तु का वो डिस्काउंट से कितना ज्यादा है? 6/5, यानी कि अगर वस्तु पर डिस्काउंट 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 ज्यादा, यानी कि कितना बच्चों? 11। तो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, तो सेलिंग प्राइस है 11। ये मार्क प्राइस का कितना परसेंट है? मार्क प्राइस क्या आएगा भाई? आपने एक सामान को 11 में बेचा, आपने 5 का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु का एमआरपी कितना होगा मेरे प्यार भी? 16, और 1/16 कितना आ जाएगा? 6.25%। 11/16 क्या आएगा इसका? 11 गुना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का 11/16 है। इसको परसेंटेज में बदल लीजिए मेरे दोस्तों, 68.75%। कर लोगे ना आप जल्दी से? ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 400 रुपए पर स्पीकर की कीमत पर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है। 150 स्पीकर मंगाए, मालिक उनकी कीमत इस तरह तय करता है कि सिर्फ 120 स्पीकर बेचने से कुल इन्वेस्टमेंट पर 40% मुनाफा हो जाए। हालांकि एक आयोजन में 135 स्पीकर बिक जाते हैं, बचे हुए स्पीकर की कोई बिक्री नहीं है, तो कुल निवेश पर स्टोर के वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना करें। कुल इन्वेस्टमेंट पर कितना लाभ हुआ? ठीक है भाई, मान लीजिए 150 स्पीकर मंगाए हैं, उन पे खर्चा हुआ है 100%। उसने 120 स्पीकर ही इस तरीके से बेच दिए कि इनको बेचने से ही 40% मुनाफा हो गया, यानी कि 100% पे 40% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि कितने में बिक गई है? 140% में। 135 स्पीकर ही बिक पाते हैं, तो 120 की वैल्यू 140% है, तो बचे कितने? 15। 120 में 15 जोड़ दूंगा तो 135 आ जाएगा।
120 को 8 से भाग देंगे 15 आता है। 140 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 140/8 मतलब 35/2, 17.5%। 17.5% हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 120 + 15 135 स्पीकर कितने में बिके? 157.5% में बिक गए कि नहीं बिक गए? कोई मुश्किल है? तो 100% अगर इन्वेस्टमेंट है तो स्पीकर कितने में बिक गए? 157.5% में। तो जो 57.5% एक्स्ट्रा आपको मिला वही क्या है? डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये बताइए। एक व्यक्ति वस्तु एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ होता है। वाई को 10% लॉस पर बेचता है। इस लेन देन के कारण उसे ना तो लाभ हुआ ना ही कोई मिलाकर हानि हुई। ठीक है भाई, वाई का सेलिंग प्राइस क्या है, यही सवाल है। एक्स को बेचा है उसने 15% लाभ पर। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाइयों? 3/20। यानी कि एक्स का सीपी अगर 20 है तो 20 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो बिका कितने में? 23 में। सीपीएसपी का रेशियो है। वाई को बेचा 10% लॉस पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/सीपी 10 है तो 10 पे 1 का लॉस हुआ है, बिका कितने में है? 9 में मेरे भाई। देखो दोनों पे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। 3 का प्रॉफिट 1 का लॉस नहीं, बराबर होना चाहिए मेरे भाई। तो यहां इसको भी लॉस को 3 करने के लिए पूरा रेशियो क्या हो जाएगा? 3 से गुणा। तो क्या आ जाएगा? 3 2 शाम 30, 3 नाम 27। तो यहां भी लॉस कितना आ गया? 3 का। बस यही लॉजिक है। यहां 3 का प्रॉफिट है, इस पे 3 का लॉस है, वाई पे ओवरऑल क्या आ गया? 0 पे आ गए। आपको क्या दिया है बच्चों यहां पर? एक्स को 34,500 में बेचा। 23 की वैल्यू कितनी है? 34,500 रुपए। बताओ कितने गुना? 23 से कम 23 और 11, 23 5 115, 1500 गुना। तो पूछा क्या? वाई का सेलिंग प्राइस 27। 27 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1500 गुना मेरे प्यारे भी, है ना। 27,000 और 13,500 यानी कि 40,000। क्या आसान कुछ है? ये बताओ करके खटा कैसे। एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक्स जो है वाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x 6 है तो y 5 है। y 4 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। भाई x का मान अगर पहले 6 था तो y कितना है? 5। अब अगर भैया y की वैल्यू हमने 4 कर दी तो x की नई वैल्यू क्या होगी? तो देखो मेरे भाई आपको यहां पर रिवर्स रेशियो लेना है केवल। x का मान पहले कितना था? 6। अब x की नई वैल्यू पूछिए, ये किसके बराबर होगा? y के रिवर्स रेशियो का स्क्वायर करना है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई y का मान अब कितना है? 4। पहले कितना था? 5। तो उल्टा रेशियो लेना है ना आपको, और इसका क्या करेंगे आप? स्क्वायर। यानी कि आ जाएगा मेरे भाई 6/x बराबर 16/25। ये किससे कट जाएगा स्टूडेंट? 2 से। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 25 तिया 75/8। तब x के लिए 75/8 है तो 8 नाम 72 और 9 सही 3/8 आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 9.37। कर लोगे ना? चलिए ये सवाल बना के दिखाओ ऐसा ही। 6400 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8 साल में 8100 रुपए हो जाती है। अगर 2240 रुपए की राशि को समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया जाता है तो 4 साल के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। दिक्कत क्या है कि बच्चे ब्याज की दर निकालने लगेंगे, जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए कि भैया 8 साल में क्या हो रहा है। 8 साल में 6400 रुपए की धनराशि हो जाती है 8100 रुपए। ठीक है, अब यहां पे समय आधा कर दिया। कितना कर दिया? 4 साल। तो 4 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? अगर समय आधा हो गया तो यानी कि इसका अंडर रूट। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भी तो आ जाएगा 9/8 गुना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 साल में आपका पैसा 9/8 गुना हो जाएगा। तो अगर आपने 2240 रुपए इन्वेस्ट करें, 8 की वैल्यू 2240 रुपए, बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये हो गया 280 गुना। तो पैसा कितने गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा अमाउंट? 9 का 280 गुना आ जाएगा मेरे भाई। 1800 और 720, 2520 रुपए हो जाएगा। और यही क्या है? सवाल का आंसर हो गया खटाक से। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आ गया मेरे दोस्तों। ये बताइए करके। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल 4 महीने में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर लगभग क्या होगी? आपका पैसा डबल हो गया, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि आपको 100% ब्याज मिला। कितने समय में? 4 साल 4 महीने में। तो ब्याज की दर आपसे पूछे लगभग। देखो अगर 4 साल 4 महीने को 4 साल ही माने, 100% ब्याज मिला 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा मेरे भाई? 25%। लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है तो ब्याज की दर मेरे भाई 25% से हल्की सी कम आनी चाहिए, जो एक ही ऑप्शन था डी। ये तो ऑप्शन मेथड हो गया। लेकिन अगर पूरा सीखना चाहते हैं तो 4 साल
4 महीने का मतलब क्या होता है, महीने को साल में बदलना है, 12 से भाग करेंगे, 1/3 साल, तो इसका मतलब हो गया 13/3 साल। 13/3 साल में 100% ब्याज मिला, एक साल में कितना मिलेगा डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 300/13%। ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, यानी कि अप्रोक्स 23%। ऑप्शन डी सही है। ये बताओ जी करके सेम। अगर दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को बेचने से X% प्रॉफिट होता है, दूसरी वस्तु को बेचने से X% लॉस होता है, तो पूरे ट्रांजैक्शन पर यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर हमेशा आपको लॉस ही होगा, वो भी कितना, X² / 100%। रट लो जल्दी से। सवाल देखो, एक दुकानदार 2 बैग 5500 रुपए प्रति बैग के हिसाब से बेचता है, दोनों बैग कितने के बेचे, 5500 रुपए ईच, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे हैं। एक पर 27% लाभ हुआ, दूसरे पे 27% हानि हुई, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या आएगा मेरे भाई, लॉस ही आएगा। कितना, 27 का स्क्वायर 729/100, यानी कि 7.29% का उसे लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये करके बताओ सेम। मिश्रण से एसएससी के पेपर में कोई सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो यही है। दो मिश्र धातु हैं कॉपर और जिंक की, उनका रेशियो है 3:2 और 5:3, दोनों के बराबर द्रव्यमान को पिघलाकर मिलाया जाए तो अंतिम मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। तो दो एलॉय हैं, पहले में कॉपर जिंक का रेशियो कितना है, 3:2, और दूसरे में कितना है मेरे दोस्तों, 5:3। अब इनकी बराबर मात्रा को मिलाना है, तो पहला टोटल कितना है, 3 + 2 5, और ये कितना है, 5 + 3 8। ये तो कहीं से भी बराबर मात्रा नहीं है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए ऊपर 8 से गुणा और नीचे 5 से गुणा मेरे प्यारे, रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना भाई। अब ये दोस्तों सेम हो गया, कितना बन गया, ये 40-40 बन गया ना। अब मिला दीजिए आप, कॉपर में कॉपर और जिंक में जिंक, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां कॉपर कितना है, 8 तिया 24, यहां कितना है, 5 × 5 = 25, 24 और 25 49, तो कॉपर आपका 49 आ जाएगा मेरे भाई। हालांकि हाँ आगे भी करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन हट गए। यहां जिंक कितना है, 8 दूनी 16, यहां 5 तिया 15, 16 + 15 31, तो अंतिम मिश्रण में कॉपर जिंक का रेशियो क्या है, 49:31। ठीक है जी, ये बताइए करके आप। दो संख्याएं ए बी, उनका रेशियो 5-7 है, बीसी का रेशियो 3-4 है, ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो भैया ए और बी पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या आना चाहिए, 5-7। 15-21, 3 से काटेंगे 5-7 है, ये भी 5-7 है, ये 5-3 हो रहा है, ये 15-7 हो रहा है, खत्म हो गया। दो ऑप्शन में फंसे। बाद की दो संख्याओं बीसी का रेशियो कितना होना चाहिए, 3-4, 21-28, 3-4 है, 7-21 7-4 28, ये क्या है 7-4, ये क्या है गलत, यानी कि आंसर क्या होगा जी, पहला ऑप्शन। 2 सेकंड में सवाल होगा प्यारे दोस्तों, ये बताओ जल्दी से। एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन P रुपए में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। त्योहारी ऑफर के लिए उस फोन को 1.5 P पर बेचता है, ऑफर पर 10% की छूट भी देता है। इस त्योहारी ऑफर के दौरान कितने % लाभ होगा। लाभ किस पे होता है मेरे प्यार, विक्रय मूल्य पर। आप यहां पे देखो सक्सिव है, पहले P रुपए में बेचता है, 20% लाभ होता है, 20% का मतलब 1/5, 5 का फोन कितने में बेचा, 6 में। उसके बाद उस फोन की कीमत 1.5 गुना कर दे रहा है, पहले P रुपए में बेच रहा था, अब कीमत कितनी कर दी, 1.5 गुना। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2, 3/2 गुना हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों 10% छूट भी दे रहा है, 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 का फोन कितने में बिक रहा है, 9 में, तो इन सब की सीधी सीधी गुणा, तो ये क्या आ गया, 6 तिया 18, 18 निम्मा 162, और नीचे आ गया 100, यानी कि अल्टीमेटली अगर फोन 100 रुपए का है तो कितने में बिक रहा है, 162 में, उसका लाभ कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 62% का। यही क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये करके बताइए। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 6 साल में कितनी हो जाती है, 11,760। अगर ब्याज की दर R + 5% वार्षिक होती तो यही राशि कितनी हो जाती, 13,320 रुपए। मूलधन ज्ञात कीजिए। बात समझ में, सिंपल लॉजिक है कि परसेंटेज में ब्याज कितना बढ़ा और पैसा कितना बढ़ गया, बराबर होना चाहिए। अगर ब्याज की दर R% की बजाय R + 5% होती तो हर साल 5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता, तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता मेरे प्यारे बिन, 6 सालों में 30%। आपको 30% ब्याज एक्स्ट्रा मिला, पैसा आपका कितना एक्स्ट्रा हो गया, पहले अमाउंट हो रहा था 11,760, अब हो रहा है 13,320, तो कितना आपको पैसा एक्स्ट्रा मिला भैया, घटा दीजिए, 0, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 7 गया 5, और ये 1, 1560 रुपए, यानी कि 30% की वैल्यू 1560 रुपए के बराबर है, तो 0 कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी है,
3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52। तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू, यहां पे 2 जीरो चिपका दो यानी कि 5200 रुपए। मतलब इससे आसान कोई सवाल है भैया दुनिया में? ए ऑप्शन। जल्दी से ये करके बताओ रेलवे का। एक वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन में मतलब समझते हैं, 2/5, यानी कि टीवी की कीमत अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना हुआ जी, 3। वॉशिंग मशीन के प्राइस में 18% की वृद्धि होती है, वॉशिंग मशीन 18% महंगी हो जाती है, टीवी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, टीवी 10% सस्ता हो जाता है। तो पूछा 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ। भाई 5 वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी होगी, 5 से गुणा, 2 टीवी की कीमत क्या होगी, 2 से गुणा। तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कीमत का रेशियो ले लो, 5 से 5 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया बच्चों, ये 3:2। ठीक भैया, तो ये रेशियो आ गया। तो अब आपसे पूछा कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, है ना। तो देखो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बढ़ गई, 3 का 18% यानी कि 54। टीवी की कीमत कितनी होगी, 2 का 10%, 20% कम हो गई, तो 54 माइनस 20 यानी कि कितना बढ़ा टोटल, 34%। कितने के समान पर, 3 + 2 5 के समान पर। तो 34/5 क्या आ गया, 6.8% पॉजिटिव आया, यानी कि 6.8% इंक्रीज हो गया जो ही। डी ऑप्शन ये बेस्ट तरीका भी है करने का। ये बताओ, 5 संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं का योग क्या है। औसत दिया है, संख्याएं बताइए 5 है, योग निकालना है। तो ये 5 की 20 में गुणा कर दो, गुणा करने में तकलीफ होगी थोड़ी सी, 100 आ जाएगा। 7 बक्सों का औसत वजन 12 किलोग्राम है, 7 बक्सों का कुल वजन कितना है। बक्से 7 है, एवरेज वजन 12 किलोग्राम है, 7 की 12 में गुणा कर लो, 84 किलोग्राम। ठीक है जी, खत्म। जब 12, 15, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचता है, 5। x 7 से भाग भी होता है, x 7 से भी भाज्य है, x का मान कितना है। कोई भी नंबर पकड़ लो जो आपको आसान सा लगे, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 25 से भाग करने पर क्या शेषफल बचे, 5। और 25 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंकों को 25 से भाग करने पर क्या आना चाहिए, 5। 25 दूनी 50, 15 आएगा, ये 6 आ जाएगा मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा, 5। और ये 25 दूनी 50, 10 शेषफल आएगा, यानी कि आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। 7 से भी कट रहा है, 3605 का मतलब 3500 + 105, 3500 भी 7 से कट गया, 105 भी, खटाक से आंसर उड़ा दिया। ये बताओ जल्दी से, कॉन्सेप्ट सीख लो। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है तो क्या कंसेप्ट है, n+1 गुणा 2n+1/6, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, n+1 गुणा 2n+1/6। सवाल देखो, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो यहां n की वैल्यू क्या दी है, केवल आपको 46, तो इसी फॉर्मूले में n की जगह 46 रख दो, 46 + 1 47 गुणा है भी 46 दूनी 92, 1 93 बटा 6। तो ये 3 से कट गया भैया, ये 31 बार और ये 2 बार, आगे तो कटेगा नहीं। तो 47 की 31 में गुणा करो, 47 गुणा 30 1410 और 47 एकम 47, तो आ गया 1457/2। ठीक है भाई, अगर 2 से इसको काटेंगे तो 7 और ये कितना आ जाएगा, 728.5 आ जाएगा मेरे दोस्त। यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। ये बताइए करके सेम। सारे जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर एक संख्या को पहले x% चेंज किया जाता है, फिर नई संख्या जो प्राप्त होती है उसको y% से बदला जाता है, तो संख्या में कुल कितना परसेंटेज चेंज होगा, x + y + xy/100%। तो सवाल देखो, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, बढ़ा रहे हैं तो प्लस, फिर जो संख्या आती है उसको 30% कम किया जाता है, नेट प्रतिशत चेंज, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसी फॉर्मूले में x की जगह 40 और y की जगह आपको क्या रख देना है, -30। 40 - 30 और ये प्लस 40 गुणा -30 हो जाएगा ना ये, और बटे 100 ये आ जाएगा मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए, 40 - 30 10, 10 में से 12 घटाएंगे -2, तो फाइनल आंसर क्या आया है, नेगेटिव, यानी कि संख्या पहले से 2% डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो बी ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही ये उड़ाओ। 9 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है, 333। सबसे बड़ी संख्या बताओ, अगर लगातार संख्याएं हैं 9 तो उनका एवरेज कितना आएगा मेरे भाई, योग 333 है, एवरेज आएगा 9 से भाग कर देंगे, 9 × 27 और 6 × 9 = 63।
यानी कि जो 9 लगातार संख्याएं इनका औसत 37 है, यानी कि 37 बीचों बीच में होगा। अगर 9 संख्याएं हैं तो इसका मतलब 4 संख्याएं इसके आगे होंगी, 4 पीछे होंगी, और बीच में ये होगी, 9 होगी टोटल। और ये लगातार इवन संख्याएं, तो इसके आगे जो लगातार ये ऑड संख्याएं, इसके आगे जो 4 ऑड संख्या होंगी 2-2 के गैप पे होंगी। यानी कि भैया 27 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 27 में 8 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, 45। ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए करके। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए आज का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पहिया सड़क पे चलता है तो भैया एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी जाएगा, जितनी इस पहिए की परिधि होगी एक चक्कर में पहिया उतनी दूरी सड़क पर आगे बढ़ जाएगा कि नहीं, क्लियर है। तो एक चक्कर में चलेगी दूरी पहिए की परिधि के बराबर। एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, यह 4 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया पहिए की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू क्या बोली है, 3.14। रेडियस कितनी बोली है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि पहिया एक चक्कर में इतने सेंटीमीटर दूरी जाएगा, यही है ना। पूछा 4 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो 25 चौका 100, 100 दूनी 200, 200 की 3.14 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 628 सेंटीमीटर। देखो कितनी आसान सी बात थी बच्चों। चलो ये करके बताओ जल्दी जल्दी। एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है। पूछा ट्रकों की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात। सवाल में ट्रक और कार की संख्या का अनुपात पूछा है। 20% अधिक है। 20% की भिन्न में वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से, तो बेस क्या है, ट्रकों की संख्या। अगर ट्रकों की संख्या 5 है तो कारों की संख्या 1 ज्यादा है, यानी कि 6। तो ट्रक और कार की संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा जी, बताओ। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या परेशानी नहीं, ये बताओ। एक जार 3/5 घोल से भरा है। 3.2 लीटर घोल डालने पर यह 7/8 भर जाता है। पूछा जार की कुल क्षमता क्या है। तो देखो यहां /5 और /8 दिख रहा है। मैंने मान लिया कि जार की कुल क्षमता है 40 यूनिट। तो पहले कितना भरा हुआ है, 40 का 3/5, तो 5/40, 8 × 24 भरा हुआ था। अब हमने 3.2 लीटर घोल डाला, अब कितना भर गया, 40 का 7/8। तो 40 का 7/8 करेंगे कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 5 × 7 = 35। अब कितना भर गया, 35 यूनिट। तो 24 से 35 यूनिट भर गया मेरे दोस्तों, यानी कि कितना डाल दिया हमने, 11 यूनिट डाल दिया। और सवाल के अनुसार हमने घोल कितना डाला, 3.2 लीटर। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3.2/11। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, यानी कि कितना आ जाएगा, 128/11 लीटर जार की क्या आ गई, क्षमता। ये तो निकालना था। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार तो जाएगा ही नहीं, अभी ये 18 बार भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, अप्रोक्स सी ऑप्शन जाएगा, 11 × 11 121 होता है। ठीक है जी, ये बताइए बिल्कुल ऐसा ही। साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 साल में 7348 और 6.5 साल में मिश्रधन हो जाता है 8503 रुपए। पूछा ब्याज की दर क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, 7348 रुपए 8503 रुपए बन गए। तो आपको ब्याज कितना मिला, घटाइए, 13 में से 8 गया 5, ये 5 और ये मेरे दोस्तों कितना 1155 रुपए। लेकिन कितने साल में, ये 4 साल है, 6.5 साल है, बीच में गैप कितने का है, 2.5 साल का। 2.5 साल में 1155 रुपए ब्याज मिला। एक साल में कितना मिलेगा, बटे 2.5 मतलब 5/2। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 231 दूनी 462 रुपए। यानी कि ये आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन आपसे तो पूछिए ब्याज की दर, इसके लिए आपको प्रिंसिपल निकालना होगा। 4 साल बाद अमाउंट हो रहा है 7348 रुपए। अच्छा एक साल का ब्याज है 462, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 से गुणा मेरे भाई, तो 1600 और 248, 1848 रुपए। तो प्रिंसिपल पर 1848 ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट 7348 हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 7348 में से 1848 घटा देंगे, यानी कि 5500 रुपए। अगर केवल प्रिंसिपल पूछा होता तो 5500 रुपए आंसर हो जाता। पूछा ब्याज की दर, भाई 5500 रुपए का मूलधन है, एक साल में कितना ब्याज है, 462 रुपए। परसेंटेज में कितना ब्याज होगा, गुणा 100% ही आएगा मेरे भाई। 2 जीरो कट गया, इसको आप डिवाइड करोगे, हमने कर लिया है, 8.4% आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा करेक्ट है, डी वाला। ठीक है जी, ये बताइए करके ऐसा ही। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 28।
अगर प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए फिर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो, जो प्रत्येक संख्या में हम कार्यक्रम कर रहे हैं वही एवरेज में भी हो जाएगा। 15 संख्याओं का एवरेज कितना था? 28। अगर हमने हर संख्या को दुगना कर दिया तो एवरेज भी दुगना हो जाएगा। फिर हर संख्या में 5 जोड़ दिया तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। तो नया एवरेज आ जाएगा 28 दूनी 56 प्लस 5 61। बस इतना सा था, ये माइंड में ही कर सकते हो। 2 सवाल और बना दो खटाक से। ए एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन के लिए काम करता है। बी अकेले बचे काम को 42 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? बचा काम आ गया ना, बचे काम पे ध्यान दो। ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। उसने 10 दिन काम किया तो ए के 70 दिन का काम बाकी है। इसी बचे काम को बी ने 42 दिन में किया। तो जिस काम को ए 70 दिन में करता उसी काम को बी ने 42 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया भाई? 14 पंजे 70 और 14 तिया 42। समय का रेशियो 5:3 हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा उल्टा 3:5। बस यही लॉजिक था कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जब ए और बी की एफिशिएंसी आ गई तो आप जो मर्जी चाहे वो निकाल लो। पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई ए 80 दिन में काम कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 3 है। 80 दिन में कितना काम करेगा? 80 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करें ए और बी, तो ए और बी करेंगे 8 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में कर लेंगे? 30 दिन में। लो जी, आंसर आपके हाथ में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल उड़ा के दिखाओ। समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध पानी का रेशियो 3:1 है। 2 कंटेनर है, पहले में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:1, ठीक है। दूसरे में ये मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 है। उन्हें मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? यहां पे मेन बात है कि दोनों कंटेनर समान क्षमता के हैं। पहले में मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना है? 3 और 1 4। या मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना है? 5 प्लस 2 7। ये तो कहीं से भी सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ऊपर वाले रेशियो को प्यारे दोस्तों किससे गुणा कर दीजिए? 7 से, और नीचे वाले रेशियो को किससे गुणा कर दीजिए? ये 4 से। तो आपको उल्टी गुणा करनी पड़ती है, बस ऐड कर दीजिए। मिल्क में मिल्क और पानी में पानी ऐड कर दीजिए। हाँ, मिल्क कितना है? 7 तिया 21, 7 तिया 21। वाटर कितना, मिल्क कितना है? यहाँ पे 4 पंजे 20, 21 और 20 41। यहां पहले में वाटर कितना है? 7 एकम 7। दूसरे में कितना है? 4 दूनी 8। तो 7 में 8 जोड़ेंगे 15। ये आ जाएगा 41:15। डी ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला करना। एक बैंक में 10 लाख की राशि 19% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से कंपाउंड होता है। परिपक्वता पर मिश्रधन हो जाता है मेरे भाई 16,85,159। बताइए समय अवधि ज्ञात कीजिए। कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया था? 10 लाख रुपए इतने बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे भाई? 6,85,159 रुपए ब्याज मिला। 10 लाख रुपए पर परसेंटेज में कितना ब्याज हो गया भैया? 68.5159% ब्याज मिला। अब बताओ, ब्याज की दर 1 साल में 19% है, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 19 दूनी 38% से हल्का सा ज्यादा है। 3 साल में कितना मिलेगा? 19.57% से हल्का सा ज्यादा ही भाई। 19 19 19 का 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो इसी के करीब आना चाहिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 3 साल। कि 20% का 3 बार सक्सेसिव, याद कर लो 72.8%। ये तो थोड़ा सा कम है, ब्याज की दर भी कम है 19%। ऐसे करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता ऐसे सवालों में। ये बताइए जल्दी से करके। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 725 ग्राम हो रहा है। यानी कि अगर कोई कस्टमर 1000 ग्राम चीनी मांगता है तो 1000 ग्राम चीनी नहीं देता, वो केवल 725 ग्राम चीनी देता है। पैसा पूरा 1000 ग्राम का ले लेता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 725 ग्राम सामान देके 1000 ग्राम का पैसा ले लिया कस्टमर से, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई? ये होगा ना रेशियो। किससे चला जाएगा? 25 से है भाई, ये 29 बार और ये 40 बार। यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार ने 29 का सामान 40 में बेच दिया, तो 11 का प्रॉफिट हुआ 29 पर। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। तो 1100 बटे 29, 29 तिया 87, बचेगा 23। तो 29 सत्ते हो जाएगा भैया यहाँ पे 203, यानी कि 37.93% के करीब आएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए ये वाला सवाल करके दिखाएं। टोटल वर्क का कंसेप्ट है मैन गुणा डेज गुणा आवर्स। याद रखिए, 39 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं।
30 आदमी हर दिन अगर 6 घंटे काम करें तो कितने दिनों में यही काम पूरा करेंगे? काम से हम टोटल वर्क को बराबर कर देते हैं। टोटल वर्क क्या होता है? एमडीएच। 39 आदमी 12 दिन में सुरंग की मरम्मत करते हैं, लेकिन पर डे कितना काम करते हैं? 10 घंटे। तो बोला है 30 आदमियों को कितने दिन लगेंगे यही काम करने में अगर वो पर डे 6 घंटे काम करते हैं। तो दिस शुड बी इक्वल है ना बच्चों। तो यहां से 30 से 12 दुसाम 120 आपका चला जाएगा कितनी बार? 4 बार, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 से आपका 39 भी चला जाएगा 13 बार, यानी कि 13 दूनी 26। तो 26 दिन लगेंगे। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला बना के दिखाइए। 22% एथेनॉल वाले एक मिश्रण को A% एथेनॉल युक्त एक दूसरे मिश्रण के साथ 6-7 के अनुपात में मिलाया जाता है। जो मिश्रण बनता है अंत में उसमें एथेनॉल कितना है? 15%। ए का मान क्या है? तो हम 2 टाइप के एथेनॉल मिश्रण को मिला के तीसरा बना रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा सवाल? एलिगेशन से। पहले में कितना एथेनॉल है? 22%। दूसरे में कितना एथेनॉल है? नहीं पता मेरे भाई, ठीक है ना। और मिला के जो मिश्रण बनता है उसमें कितना एथेनॉल है? 15%। दोनों टाइप के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाता है? 6-7 के अनुपात में। ठीक है बच्चों, देखो 22 से 15 घटाएंगे कितना आ रहा है? 7%। तो अगर 7 की वैल्यू 7% है तो 2 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6%। यही होगी। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो यहाँ 15 से बड़ा है 22, मीन वैल्यू से बड़ा है, तो 15 मीन वैल्यू से छोटा होगा। 15 से कितना छोटा होगा? 6। डिफरेंस 6 आना चाहिए, यानी कि 9%। तो दूसरे सॉल्यूशन में A% एथेनॉल है, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी सीधी 9। बताओ, है ना आसान। ये बताइए खटाक से करके। एक बस 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? सैकड़ों सवाल आए हुए पेपर में ऐसे। तो भैया देखो कितना कठिन है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना समय लगे डिवाइड करके? 4 घंटे। ठीक है ना, कर लोगे ना? मुश्किल तो नहीं लगा? ये करके बताइए। प्रीवियस ईयर में अंधाधुंध पूछे गए ऐसे सवालों को कैसे उड़ाना है 5 सेकंड में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2340 और 1551 को भाग देने पर क्रमशः 40 और 33 शेषफल प्राप्त हो। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जिससे 2340 को भाग दो तो कितना शेषफल बचे? 40। यानी कि 2340 में से 40 घटा दीजिए, यानी कि अगर 2300 को भाग दूं तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढने जो 2300 को पूरा पूरा डिवाइड करे। और वो कैसे चेक कर लो? केवल ऑप्शन से। आगे चेक मत करो। 48 से नहीं कटेगा क्योंकि 2300 का मतलब है 23 गुणा 100। 56 से नहीं कटेगा, 28 से नहीं कटेगा, 46 से कट जाएगा। कि 46 का मतलब होता है 23 दूनी 46 और 46 जो है 23 गुणा 100 को डिवाइड करेगा। क्या आंसर आ गया? 2 सेकंड में हुआ कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल उड़ा के दिखाओ खटाक। एक राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है उधार दी जा रही है। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन का दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन से अनुपात क्या है? सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। पहले साल के एंड में अमाउंट और दूसरे साल के एंड में अमाउंट का आपको रेशियो पूछा है। देखो ब्याज की दर है 12.5%। 12.5% क्या होता है? 1/8। यानी कि आप 8 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा? 9। अगर 1 साल बाद अमाउंट, अगर 1 साल के बाद अमाउंट 8 है तो अगले साल 1 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 साल के बाद अमाउंट? 9। यानी कि रेशियो क्या आएगा? 8:9। बताओ, इससे कोई आसान सवाल है? चलिए ये बताइए। एवरेज का ये सेम सवाल बहुत पॉपुलर है। पहले टीचर्स भी पूछती थी, अब एसएससी का एआई भी पूछ रहा है। 1088 रियल नंबर का एवरेज 0 है। उनमें से अधिकतम कितनी निगेटिव हो सकती हैं? अगर 1088 संख्याओं का एवरेज 0 है यानी कि उनको जोड़ के भी 0 आएगा। अब पूछा कितनी मैक्सिमम निगेटिव हो सकते हैं। सारी निगेटिव ले लूंगा तो जोड़ भी निगेटिव आ जाएगा। 1088 संख्याएं, तो अगर मैं 1088 से एक कम, मान लो मैंने 1087 नंबर सारे के सारे निगेटिव ले लिए और लास्ट नंबर मैं ले लेता हूं पॉजिटिव। इतना पॉजिटिव कि ये कट के क्या हो जाए? पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाए। बात सही रह जाएगी। यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर नेगेटिव लिए जा सकते हैं? 1087 नंबर। ठीक है ना। अब खटाक से करना मेरे भाई पलक झपकते ही। एक दुकानदार 4% छूट के साथ हर 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है।
दुकानदार का लाभ 35% है, तो बताइए अंकित मूल्य को क्रिय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछा है। देखो वस्तु का क्रिय मूल्य है सीपी, मान लीजिए वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स किया है ये एमपी, तो वस्तु पे पहले कितना डिस्काउंट देता है 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि 25 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 25 का सामान कितने में बिका 24 में। फिर 15 वस्तु पर एक वस्तु फ्री दे रहा है, यानी कि दुकानदार ने टोटल 16 वस्तु दी जिसमें से एक फ्री है, तो 16 पे 1 की छूट है, तो 16 का सामान कितने में 15 में। और ये जो टोटल किसके बराबर होगा 35% लाभ। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20, 20 पे 7 का लाभ है, तो 20 का सामान कितने में बिक रहा है 27 में। तो मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा लाभ प्रतिशत के बराबर कर दीजिए। अब आप मुझे बताओ 8 तिया 24 और ये 8 दूनी 16, 5 पच्चे 25, ये 5 चौक 20, ठीक है भैया। अब यहां पे 9 से भी काटेंगे आप, तो 9 तिया 27 और ये 9 पंजे 45, 5 से 5 कट गया, 2 से 4 भी कट गया, कितनी बार 2 बार। अरे कोई बहुत ज्यादा थोड़ना है कैलकुलेशन, तो एमपी से सीपी का रेशियो सीधा कितना आ गया 3/2, यानी कि वस्तु का क्रिय मूल्य अगर 2 है तो अंकित मूल्य कितना है 3, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 1/2, 1/2 यानी कि 50% अधिक है। ये बेस्ट तरीका है, कैसा भी सवाल है एक ही स्टेप में आंसर होगा, ये बताइए। मान लो जैसे फ्रैक्शन से a/b, c/d, e/f, इनका एलसीएम निकालना है, तो इनके जो अंश हैं a, c और e, इनका क्या ले लीजिए एलसीएम, और जो इनके हर हैं b, d और f, इनका ले लीजिए एचसीएफ। ये हो गया फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना। बस सवाल देखो दिल्ली पुलिस का है, इन भिन्नों का एलसीएम क्या है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लेंगे आप एलसीएम, 9, 12, 18 और 21। 9, 12, 18 का तो 36 आ जाएगा, 21 में 7 भी आएगा, तो 36 सत्ते 252, ये आ गया। और नीचे वाली संख्या है 10, 25, 35, 40, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे 5, यानी कि 36 सत्ते 252/5 आ गया बच्चों आंसर। चलो ये बताइए करके। 3 संख्या इस प्रकार हैं, यदि उनमें किसी दो का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो संख्याएं क्रम से 168, 174, 180 हैं। तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है। बच्चे एबीसी मान के करने लगेंगे, सीधी ट्रिक भी है, दो संख्याओं के औसत को ही तीसरे में जोड़ रहे हैं, तीनों संख्याओं का औसत पूछा है मेरे भाई। ये जो दिया इन तीनों को जोड़ लीजिए मेरे भाई, क्या आएगा जोड़ के 8 4 12, 2 16 1 17, 17 34, 34 और 18 कितना आ जाएगा मेरे भाई 522। जोड़ लिया मैंने, इसको आप 6 से भाग कर दीजिए, 6 से ही भाग करना है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। 6 से भाग करोगे 6 48, 4 6 7 42, 87। यही सवाल का आंसर है, कोई काट नहीं सकता मेरे भाई। बेस्ट ट्रिक इन द वर्ल्ड, ये करके बताइए। कैसा गंदा सा सवाल आया है सीएचएसएल के पेपर में, जीडी में भी आ सकता है। और मजे की बात है सवाल बनाना नहीं होता, उड़ाना होता है। इसका अंडर रूट आपको निकालना है, ये ऑप्शन है। पहली बात तो इसका आंसर ना ये ऑप्शन हो सकता है ना ये ऑप्शन हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे, अगर हम 1 2 3 4 5 के वर्ग में कुछ जोड़ रहे हैं फिर अंडर रूट ले रहे हैं तो आंसर तो 1 2 3 4 5 से बड़ा ही आएगा ना, यानी कि ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते, बचे दो। अब कैसे करें, यूनिट मैच करेंगे भाई। 5 का वर्ग 25, 5, इसका यूनिट कितना है 5, इसका यूनिट कितना है 6, यानी कि 5 5 10 6 16, यानी कि जो भी लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर उसका यूनिट कितना है 6, तो अंडर रूट लेने पर यूनिट कभी 7 आएगा, यही आ सकता है। तो यही क्या हो गया आंसर, ई बताओ करके। एसएससी के सभी पेपर में सेम डेटा पर ये सवाल आ रहा है, बच्चे इसमें पजल हो रहे हैं कैलकुलेशन में। एक राशि समान वार्षिक ब्याज दर से 3 साल बाद और 5 साल बाद हो जाते 15,972, 19,326.12 रुपए। राशि क्या प्रिंसिपल पूछा है, देखो 3 साल बाद अमाउंट है, ये आगे के लिए प्रिंसिपल है, यही पैसा अगले 2 साल में 19,326.12 हो जाएगा। अब आप ये देखो ये लगभग 16,000 है, ये 19,326 यानी कि लगभग 3,300 रुपए ब्याज मिला। 16,000 पे 3,300 यानी कि लगभग 20% से थोड़ा सा ज्यादा है, तो भाई साहब ये 21% होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। आप देखो यूनिट मैच कर जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। 2 साल में अगर 21% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर होगी 10% पर एनम। तो 3 साल में कितना ब्याज होगा, 3 साल में होगा 33.1%, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100% है ना दोस्त, तो 3 साल बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 133.1%। सवाल में इसकी वैल्यू 15,972 रुपए दी है, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, डेसिमल से 0 एक बार
और फिर 2 बार 120 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 120 गुना आ जाएगी, यानी कि 12,000 रुपए ही बच्चे आपका मूलधन है। ऑप्शन नंबर यहां से दोस्त बी करेक्ट है। ठीक है जी, ये सवाल करके दिखाएं। सीपीओ के पेपर में मेंसुरेशन के ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं। देखो, स्फीयर जो होता है ठोस गोला, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब जैसे दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, पूछा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो रेडियस का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो पूछा, तो आप क्या कर दो, इसका स्क्वायर। क्या आ गया आंसर, 16:9। अब यहां दो गोलों के व्यासों का अनुपात 5:7 है, डायमीटर का रेशियो पूछा क्या है, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। भाई जो व्यास का रेशियो है वही त्रिज्या का रेशियो होगा, रेशियो सेम होगा, आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो 25:49, ये आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई। ठीक है, सेंटर से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। सर्कल है और ये सर्कल की एक कॉर्ड हो गई। ठीक है ना बच्चों, इसकी लंबाई ये मान लेते हैं ए और बी। अच्छा, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर। सवाल में पूछा है कि सेंटर से इस जीवा तक की दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, ये सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर डालो, लंब डालेंगे है बच्चों। अब यहां पे अगर जीवा की लंबाई 24 है तो आधा आधा हो जाएगा, अगर ये पॉइंट पी है तो आधा आधा हो जाएगा, 12 और 12। तो 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 12 तो कितना आ जाएगा, 5। तो सेंटर से जीवा तक की दूरी आ जाएगी जी 5 सेंटीमीटर। हालांकि इतनी आसान बात है कि दिमाग में कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर से अगर जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा आधी आधी हो जाएगी कॉर्ड। ये करके बताइए सेम। मेरे भाई पेपर में सवाल आता है 3 साल के CISI के डिफरेंस निकालने का। ये रेशियो याद कर लो, 3-3-1। यहां से CISI का डिफरेंस निकलेगा कैसे। रवि ने 2 स्कीम में 3 साल के लिए 25,000 का इन्वेस्ट किया। दोनों स्कीम 12% का ब्याज देती है, एक सिंपल इंटरेस्ट दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों स्कीम से ब्याज के बीच डिफरेंस बताओ, यानी कि CISI का डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल है 25,000, ब्याज की दर है 12%, तो 12% करते जाओ। 25,000 का 12% कितना आ जाएगा, 3,000, क्योंकि 25 गुणा 12 300 होता है। 3,000 का 12% कितना आएगा, 360। अब 360 का 12% निकालो, 300 का 12% 36, 60 का 12% 7.2, ये आ गया 43.2। ये आ गया बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर मुश्किल तो नहीं है। अब आप मेरे दोस्तों यहीं से CISI का डिफरेंस निकलेगा, इनकी गुणा करके जोड़ दो। 360 दिया 1080 प्लस 43.2, तो ये आ गया भैया यहां से 1123.2 रुपए। CISI का डिफरेंस ए ऑप्शन, ये वाला बना के दिखाओ आप। देखिए, अगर आपको प्रिज्म का आयतन निकालना है तो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस बात खत्म। एक प्रिज्म दिया गया जिसका आधार त्रिकोण है, जहां भुजाएं 7, 24, 25 है। प्रिज्म की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। पूछा प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। तो प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7, 24, 25। 7, 24, 25 एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 25 क्या है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस। 90 डिग्री बनाने वाली साइड होंगी 7 और 24। तो भैया राइट एंगल का एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। ये आ गया बेस का एरिया, त्रिभुज का एरिया आ गया। और प्रिज्म की हाइट कितनी दी है, 15। तो ये आ गया बच्चों प्रिज्म का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। 224 कितनी बार जाएगा, 12 बार। 15 गुणा 12 180 का 7 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1260। तो प्रिज्म का वॉल्यूम 1260 सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल तुरंत हो जाएगा। ये बताइए करके। सवाल देखो लेटेस्ट, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 साल के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 2 साल में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 132/115 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी। देखो भाई 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 2 साल बाद वाले अमाउंट का 132/115 गुना है, यानी कि 2 साल बाद अगर अमाउंट 115 है तो 5 साल बाद अमाउंट है 132। आपसे पूछा ब्याज की दर। देखो आपका पैसा 115 से 132 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों, 17। ये 2 साल बाद अमाउंट है, 5 साल बाद अमाउंट है, यानी कि 3 साल में आपका पैसा 17 बढ़ गया। ब्याज की दर पूछिए, आंसर अप्रोक्स में 3 साल में अगर 17 बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ा, लगभग 17/3, यानी कि 5.7। आपको क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल। अगर ये देखिए 2 साल बाद अमाउंट 115 है, अगर 1 साल का ब्याज 5.7 है तो 2 साल का क्या आएगा, 5.7 का दुगना 11.4।
11.4 ब्याज मिला, अमाउंट हो गया 2 साल बाद 115, तो प्रिंसिपल क्या होगा 115 से 11.4 कम लगभग कितना आएगा 104 रुपए। ये अप्रोक्स निकाल लो सब कुछ, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 104 है तो 1 साल का ब्याज कितना है 5.7, और परसेंटेज में कितना इंटू 100%, ये ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों। और ये अप्रोक्स 7 तो आएगा नहीं, 11 तो आएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा, अप्रोक्स 5.47% के करीब आएगा। ये आंसर रहा मेरे भाई, खटाक से ये बताओ करके। एसएससी में इस टाइम सबसे ज्यादा भौकाली चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। इसके छोटे बड़े सारे लेटेस्ट सवाल बना डालो। देखो भाई ये क्या है, एक सर्कल, अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो इसकी जो परिधि है सरकमफ्रेंस यानी कि चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई क्या होती है 2 पाई r, ठीक है ना। अब देखिए सवाल बहुत आए ऐसे कि एक वृत्त की परिधि 62.8 मीटर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर क्या यूज करना है 3.14, तो सर्कल की परिधि 2 पाई r, पाई का मान कितना आ गया 3.14, रेडियस आपको निकालनी है, बराबर कितना हो गया 62.8। तो 3.14 का दुगुना 6.28 से 62.8 कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई यहां पे 10 मीटर। अब देखो निहायत ही आसान सवाल है पर कई बार आया है पेपर में, ये करके बताओ। सिक्कों की संख्या निकालने वाला सवाल अक्सर पेपर में आता ही है, बिना एक्स के बिना एलिगेशन के कैसे उड़ाते हैं। एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या कितनी 118, सिक्कों का कुल मूल्य कितना 855 रुपए, पूछ रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ना। तो भैया पर्स में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे ना, तो 5 रुपए को आप ऐसे लिख सकते हो ब्रेक करके 10 माइनस 5 रुपए। अब आप खुद बताओ, मैं आपसे कहूं भाई बैग में मान लो सारे ही सिक्के 10 रुपए के, तो 118 सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी 118 सिक्कों की कीमत हो जाएगी 1180 रुपए, लेकिन बैग में तो सिक्कों की कुल कीमत 855 रुपए ही है, कितना कम है मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे तो सर ये आ जाएगा 325 रुपए कम, तो बैग में जो सिक्कों की कीमत है 325 रुपए कम है। वाई, क्योंकि 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी कीमत 5 रुपए पर कॉइन एक्स्ट्रा कम है, तो 325 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 65, यानी कि 5 रुपए वाले कितने कॉइन्स होंगे 65 कॉइन्स होंगे। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये बेस्ट तरीका है करने का, ये बताएं। ये एक क्यूब है घन, एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई भी a, इसकी चौड़ाई भी a और इसकी हाइट भी a। तो इस घन का आयतन कैसे निकालेंगे, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसकी जो एज है, ये जो किनारा है जो साइड है इसका क्या कर दो क्यूब। बतेरे सवाल आए हैं अभी लेटेस्ट, 31 मीटर कोर वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर किसी क्यूब की एज 31 मीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा भाई 31 का क्यूब, याद रखना मीटर क्यूब में होगा। और देखिए ऑप्शन के हिसाब से 1 का क्यूब 1 एंड में यूनिट डिजिट 1 आएगा, बात खत्म। देखो इतने सरल से सवाल है, चलो ये बताइए। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 29% अधिक अंकित करता है, क्या अंकित करता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 29% अधिक रखता है, मार्क प्राइस पर 7% छूट देता है, मार्क प्राइस पे 7% डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है भाई। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जितना कम या ज्यादा होगा वही तो लाभ हानि प्रतिशत होगा, वो कैसे आएगा 29 और -7 का सक्सेसिव करके। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा 29 और -7 का सक्सेसिव, 29 - 7 -29 × 7 बटे 100। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट सवाल पूरे गणित में दूसरा नहीं है कोई। 29 - 7 22 और 29 सत्ते 203 है ना, 203 बटे 100 2.03, तो 22 में से 2.03 घटाएंगे तो क्या आएगा 19.97%, और पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब आपको क्या हुआ गेन प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल आप बना के दिखाएंगे। यह है आपके सामने सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन, इसका बेस क्या है सर्कल, सर्कल की त्रिज्या r है, इसकी ऊपर से नीचे तक हाइट h है, तो इस सिलेंडर या बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई r² h, याद रहेगा। अब देखो सवाल ये बहुत पॉपुलर है, दो बेलन की रेडियस का रेशियो 3-4 है, अलग अलग बेलन है, उनकी हाइट का रेशियो 5-2 है, उनके वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन में पाई तो फिक्स नंबर है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की क्या कर दो गुणा कर दो। रेडियस का रेशियो 3:4 है, तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16,
और हाइट का रेशियो कितना है 5/2, इनकी गुणा कर दीजिए। ये दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 9 पंजे 45 रेशियो 32, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये करके दिखाएं। बस 3 चीजें हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। इनके साथ खेलना सीख लीजिए, मजा आ जाएगा अर्थमेटिक में। एक पंसारी ने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य पर अंकित किया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 75% अधिक रखा, ये क्या मार्कअप परसेंटेज। उन्हें X% छूट पे बेचा, पंसारी को 33% का प्रॉफिट हुआ। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो डेटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं। मान लो जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 75% ज्यादा, यानी कि एमआरपी कितना है 175। फिर वो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद जो बेचता है तो उसे 33% लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। अगर सीपी 100 है, 100 पे 33% का लाभ हुआ तो बिका कितने में? 100। डिस्काउंट कितना परसेंट दिया आप बताओ? डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दे जाता है। 175 रुपए के एमआरपी का सामान आपने 133 में बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया मेरे प्यारे भाई? यहां पे 42 का, 42 का डिस्काउंट दिया ना, कितने पर? 175 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आ गया बच्चों, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 7 से 42 6 बार, यानी कि 6 चौक 24%। तो आपने वस्तु के मार्क प्राइस पे 24% डिस्काउंट दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24। आसान सवाल हो गया कि नहीं? चलिए ये बना के दिखाओ। प्यारे दोस्त, अगर किसी भी सवाल में छूट प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगना है। सीपी से एमपी का रेशियो, क्रय मूल्य संकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा? 100 - D अपॉन 100 प्लस P। याद रखिएगा, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य पर अंकित करता है ना, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% अधिक है, ये मार्कअप परसेंटेज है। फिर उस पे 35% छूट देता है और 69% का उसको लाभ होता है। एक्स का मान बताओ। डिस्काउंट कितना दिया आदमी ने? 35%, तो 100 - 35 65। प्रॉफिट कितना हुआ? 69%। 69 रखेंगे, 100 + 69 169। किससे कट गया? 13 से 13 पंजे 65 और 169 13 बार। ये वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 13 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 8। 1/5 20%, 8/5 160%, 8 गुना हो गया। यानी कि मार्क प्राइस जो है क्रय मूल्य से 160% अधिक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी? 160। ये प्रश्न है, ये आप बना के दिखाएंगे। वस्तु पी क्यू आर के मूल्य क्रम से 280, 180 और 100 रुपए है। सुब्रत इन वस्तुओं को 3, 4, 5 के अनुपात में खरीदता है, जिससे कुल 26,780 रुपए खर्च करता है। क्यों प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी? क्यों प्रकार की वस्तु खरीदी? 4 का मल्टीपल, सभी ऑप्शन है, करना पड़ेगा। तो भैया पी पे कितना खर्च हुआ? अगर 3 वस्तुएं तो 280 रुपए के हिसाब से कितना खर्च हो जाएगा? 840। क्यों टाइप की वस्तुओं पे कितना खर्च होगा? 18 चौक 72 720 रुपए, है ना। और आर की कीमत है 100, 5 वस्तु खरीदेगा तो कितना खर्च होगा? 500। तो सभी वस्तुओं को मिलाकर कुल कितना पैसा खर्च होगा मेरे भाई? 1500 और 60 और 500, यानी कि 2060 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार सभी वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च हुआ है? 26,780 रुपए। बताओ दोस्तों कितने गुना है? तो ये जाएगा जी यहां से 206 एकम 206 बचेगा 618, 206 तिया 618, 13 गुना हो गया। अगर ये 13 गुना है तो क्यों टाइप की कितनी वस्तु खरीदी? 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू भी 13 गुना आ जाएगी, यानी कि कितनी? 52 वस्तु खरीदी। ऑप्शन नंबर बी है ना गजब का सवाल बच्चों। चलिए ये करके बताओ ऐसे ही। मेंसुरेशन के सवाल में अलजेब्रा का परफेक्ट इस्तेमाल इस सवाल से सीखो। भाई एक आयताकार मैदान है, उसका एरिया 176 मीटर स्क्वायर है। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई है 18 मीटर। इस मैदान का परिमाप बताओ। विकर्ण 18 है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कोई ऐसा ट्रिपलेट मिल जाए जिसका डायगोनल 90 के सामने जो है ये 18 बने। ऐसा कोई ट्रिपलेट है ही नहीं प्यारे दोस्तों। यहां पे जो डायगोनल की लंबाई है क्या होता है? फॉर्मूला √L² + B² 18 दिया है। एरिया कितना दिया? 176। आपसे क्या पूछा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको लंबाई चौड़ाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के लिए? L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई प्लस चौड़ाई कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा।
आप इसका स्क्वायर निकालो। एलजेब्रा से इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। और आप खुद बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? डायगोनल 18 का स्क्वायर 324 प्लस ट्वाइस एलबी कितना है भाई? एलबी यानी कि एरिया 176, 176 का दुगना, 176 का दुगना 352, तो जोड़ के कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 676। यानी कि एल प्लस बी का स्क्वायर 676 है, अंडरूट लेने पर लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया? 26। 26 का वर्ग 676 होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई 26, 26 दूनी 52 जो है मीटर पेरीमीटर आएगा इस रेक्टेंगल का। ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं गजब का सवाल? बेस्ट क्वेश्चन। ये बताइए प्यारे दोस्तों, सेम 1404 रुपए की राशि को नीरज, विद्या, मोहन के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर उनके शेयर से 47 रुपए, 26 रुपए और 29 रुपए कम कर दिए जाएं तो अब तीनों के पास जो शेयर बचेगा वो 10, 14, 18 के रेशियो में होगा। हालांकि ये 2 से कट गया, लेकिन किस रेशियो में होगा? 5:7:9 ये हो जाएगा बच्चे। तो पूछा है विद्या का ओरिजिनल हिस्सा क्या है, विद्या का एक्चुअल शेयर आपसे पूछा है, ये बताइए। देखिए तीनों के बीच हम कितने रुपए बांट रहे थे? 1404 रुपए। हमने तीनों के शेयर से कितना कम कर दिया? टोटल जोड़ दो, 47, 26 और 29, 26 और 29 55 और 47 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? यहां पे 102। तो 1404 में से तीनों का टोटल 102 रुपए कम कर दे तो कितना बचा यहां पे? 1302 रुपए। 1302 रुपए तीनों के पास। अब किस रेशियो में? 5:7:9 के रेशियो में। टोटल क्या हो गया? 5, 7, 12, 9, 21, है ना? तो 21 की वैल्यू 1302 रुपए, कितने गुना? 21 छिक्का 126 और 4 21 दूनी 42, 62 गुना। अगर ये 62 गुना हो रहा है तो विद्या के पास 7 यूनिट है, तो 7 की वैल्यू भी 62 गुना होनी चाहिए। कितना आएगा? 420 और 14, 434। लेकिन 26 रुपए कम करने के बाद 434 से विद्या के पास एक्चुअल में कितना है? 434 से 26 ज्यादा, यानी कि 460 रुपए। ये विद्या का एक्चुअल शेयर है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, है ना? बढ़िया सवाल। ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं, ये करो आप। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि टीवी का प्राइस अगर 4 रुपए तो वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है? 3। एक वॉशिंग मशीन एक टीवी की कीमत का रेशियो आ गया। वॉशिंग मशीन की कीमत 34% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत कितना? 21% कम हो जाते। कम हो रही है तो माइनस। तो सवाल में पूछा 4 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कुल कीमत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? भाई ये एक वॉशिंग मशीन एक टीवी की कीमत का रेशियो है। 4 वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी आएगी? 4 से गुणा। 2 टीवी की कीमत क्या आएगी? 2 से गुणा। तो ये आप रेशियो लोगे तो आप देखोगे 4 से 4 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा? 3:2। यानी कि हमें कह सकते 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का रेशियो 3:2 है ना? अब इनके प्राइस में नेट चेंज कितना आएगा ये आपको बताना है। तो वॉशिंग मशीन है, 3 की वैल्यू 34% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 34 या 102। यहां 2 का 21% कम हो जाएगा, 21 दूनी 42। तो 102 और माइनस का 42 कितना आएगा? 60%। 60% बढ़ जाएगा कितने के समान पर? 3 + 2 5 के समान पर। तो 60/5 आ गया 12%। तो 4 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कीमत इंक्रीज हो जाएगी कितनी? 12%। ठीक है ना? पॉजिटिव आया ना आंसर? बिल्कुल ऐसे ही ये बना के दिखाएं। 60 लड़कों की क्लास में 15 लड़कों की एवरेज लंबाई कितनी है? 164 सेंटीमीटर है 15 लड़कों की। यदि बाकी लड़कों की एवरेज लंबाई 169 सेंटीमीटर, बाकी लड़के बचे कितने? 45, क्योंकि कुल 60 लड़के हैं। तो 45 लड़कों की एवरेज हाइट है 169 सेंटीमीटर। पूछा पूरी क्लास की एवरेज लंबाई बताओ। पूरी क्लास यानी कि 60 लड़कों की एवरेज लंबाई क्या होती है बच्चों? कुल हाइट बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि आपको लड़के जो हैं उनकी संख्या का क्या ले लेना है? रेशियो। 15-45 का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3। भाई इनकी एवरेज हाइट 164 सेंटीमीटर, इनकी है 169। बस 169 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख दो 164 + 5। बस यहीं से आपका सवाल निपट गया कि आप देखोगे भाई इन लड़कों की एवरेज हाइट भी 164 सेंटीमीटर है, इनकी एवरेज हाइट भी 164 सेंटीमीटर है, लेकिन सबकी एवरेज हाइट 164 सेंटीमीटर तो है ही, लेकिन इन 3 लड़कों की एवरेज हाइट 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, यानी कि 3 पंजे 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है सभी लड़कों में डिवाइड हो जाएगा। कुल लड़के हैं कितने? 1 + 3 4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे 15 को कितनी बार जाएगा? 4 × 3 = 12, 3.75 हो गया। तो 164 में 3.75 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 167.75 सेंटीमीटर एवरेज हाइट आ गई पूरी क्लास की।
ठीक है बच्चों, ये बताओ जल्दी से। जानवरों के सिर और पैर वाले सवाल सब बच्चों ने देखे होंगे, करे भी होंगे, पर इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको पता है? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या सीधे निकाल सकते हैं, L/2 - H, L/2 - H। जैसे दिल्ली के एक चिड़ियाघर में हिरण भी हैं और बत्तखें भी हैं। हिरण के भाई 4 पैर होते हैं और बत्तख के 2-2 पैर होते हैं, है ना। सिर गिने जाएं तो 180 हैं, यानी कि एक जानवर का एक ही सिर होगा। तो हेड कितने टोटल? 180, और पैर कितने? 448। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या, हिरण क्या 4 पैर वाला ही तो जानवर है, तो हिरणों की संख्या डायरेक्ट आ जाएगी L/2। L/2 यानी कि 448 का आधा 224, माइनस हेड कितने 180, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों ये 44। तो हिरण कितने आए प्यारे दोस्तों? 44। अगर बत्तख पूछता तो 180 जानवर हैं जिसमें से हिरण 44 है, बत्तख कितने आएंगे? 180 में से 44 घटा देंगे 136। बहुत सिंपल हो गया ना। चलो ये बताओ करके। एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं कि अगर किसी भी सिलेंडर या बेलन की आपको रेडियस दी है, उसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो बिना हाइट के आप उसका आयतन निकाल सकते हो, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बेलन की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है? 880। क्या पूछा? इसका आयतन। तो सीधा इस फॉर्मूले में तो वैल्यू रखनी है, 1/2 कर्व सरफेस एरिया 880 है और रेडियस कितनी है? 7। वैसे तो जो भी आंसर आएगा 14, रेडियस 14 है, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, लेकिन सॉल्व भी कर सकते। 2 से 14 ये 7 बार चला गया, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 5600 और 560, 6160। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला सवाल आप करके दिखाएं। पैसे को लोगों के बीच रेशियो में बांट देना है। ये सवाल आता ही आता है पेपर में, चाहे कोई भी हो, एसएससी का। 8200 रुपए की राशि को एबीसी में 7, 8, 9 के रेशियो के अनुपात में विभाजित किया जाना है। सी का हिस्सा क्या होगा? तो आपसे सी का हिस्सा पूछा है मेरे भाई, टोटल 8200 रुपए में से सी का हिस्सा क्या है? 9 यूनिट। जबकि तीनों का टोटल कितना है? तीनों का टोटल आएगा 7, 8, 15 और 9, 24। तो सी का जो शेयर होगा वो टोटल का कितना आ जाएगा फिर? 3/8। और टोटल कितना है? 8200 रुपए। तो 8200 रुपए का 3/8 आपका आंसर है। तो 8 से काटेंगे 1200/8 कितना आ गया? 25। तो 1025 दिया, 3075 रुपए सी का शेयर है। ऐसे हल्के सवाल, यही नहीं मेंस तक के पेपर में आया, सीजीएल में। करके बताओ जरा। एक क्लास के 25 स्टूडेंट की औसत उम्र 33 साल है। टीचर की एज भी शामिल कर ली जाए तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज 34 साल हो जाती है। टीचर की एज ज्ञात कीजिए। भाई एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 33 साल। अब टीचर की एज भी इसमें शामिल करते हैं तो एवरेज एज उम्र 34 साल हो जाती है, यानी कि एवरेज एज तो बढ़ गई ना 1 साल। टीचर के आने की वजह से एवरेज एज 1 साल बढ़ गई, यानी कि टीचर की एज क्या होगी? 33 साल से ज्यादा होगी। टीचर के आने की वजह से एवरेज एज 1 साल बढ़ गई। कितने लोगों की? भाई पहले 25 स्टूडेंट थे, एक टीचर और आ गया नया, तो अब ग्रुप में कितने लोग हो गए? 26। तो 26 लोगों की एवरेज एज 1 साल बढ़ गई, तो टोटल कितना बढ़ गया बच्चों? 26 से कम 26, यानी कि टीचर की एज 33 से 26 साल ज्यादा होगी। कितनी होगी? 59 ईयर्स का टीचर होगा प्यारे बच्चों। तो ये बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का, है ना बच्चे। बिल्कुल सेम आप करके देखो। 513 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? 13/14। सवाल में बोला है कि मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए कि दूध पानी का रेशियो 3:2 हो जाए। कितना मिल्क इसमें मिलाया जाए कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो जाए? 3:2। तो आपने मेरे प्यारे भाई मिल्क मिलाया, वाटर तो नहीं मिलाया। वाटर सेम रहना चाहिए। अगर वाटर पहले 14 था तो अब भी क्या होना चाहिए? 14। ये 2 है, 2 को 14 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 7 से। यानी कि 7 × 21 और ये 7 दूनी 14। तो वाटर की मात्रा पहले भी 14 थी, अब भी 14 ही रही, लेकिन मिल्क जो है मेरे भाई 13 से बढ़ के कितना हो गया? 21। तो आपने मिल्क कितना मिलाया? 8 यूनिट। तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालनी है। आंसर 8 का मल्टीपल आएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ जी? है भाई, ये आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पूरा करना है तो हमारे पास जो मिश्रण था मिल्क प्लस वाटर का इनिशियली कितना था? 13 + 14 27, और मिश्रण था 513 लीटर, है नहीं बच्चों? तो 27 किलो 513 है, कितने गुना?
तो आप कहोगे 27 से कम 27 और बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे कितना, 27 है, फिर ये बच जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे आपका 19 है ना, 27 निम्मा 243, 19 गुना हो गया, तो 8 यूनिट की वैल्यू भी 19 गुना आ जाएगी, 152 लीटर आ गया ना आंसर। तो आपको 152 लीटर दूध मिलाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए ये करके बताओ खटाक से। राशन वाला सवाल जो एसएससी में बार बार आ रहा है, उसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है, वर्क बराबर मैन गुणा डेज। 102 आदमियों के पास 30 सप्ताह के लिए राशन है, उनके साथ 78 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो यही राशन कितने सप्ताह चलेगा? समझ गए? तो देखिए 102 लोग हैं, कितने वीक का राशन उनके पास? 30 वीक्स का। 78 लोग और आ जाएं तो 102 में 78 जोड़ देंगे, अब कितने लोग हो गए? 180। 180 लोगों के लिए राशन कितने वीक तक चलेगा? इक्वल कर देते हैं राशन को, तो आप बोलोगे सी जी 30 से 180 चला गया जी 6 बार, और 6 से 102 चला गया 17 बार, यानी कि 17 वीक्स चलेगा। खट आंसर आ गया प्यारे दोस्तों। ये बताइए करके, एक बेलनाकार बर्तन है, उसके बेस की परिधि 440 सेंटीमीटर है। बेलन का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस 440 सेंटीमीटर है। बेलन की हाइट है 25 सेंटीमीटर। बेलन में कितने लीटर पानी आ सकता है? जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा। किसी भी बेलन या सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जो बेस है सर्कल, उसका एरिया गुणा हाइट। तो आपको यहां पे उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी परिधि कितनी है? 440। सीधा कॉन्सेप्ट होता है, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44, एरिया 154। या सरकमफ्रेंस आपको दिया 440 सेंटीमीटर, यही है ना, 10 गुना। तो एरिया जो अगर परिधि 10 गुना हो रही है तो एरिया होगा 10 का वर्ग 100 गुना, क्योंकि एरिया किस में नापेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बेस का एरिया आएगा 154 गुणा 100, ये आ गया बेस का एरिया। और हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आंसर किस में पूछा? लीटर में। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अगर इसको आपको लीटर में बदलना है तो आपको यहां पे 1000 से क्या देना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 25 से मेरे दोस्तों, अच्छा ये 2 जीरो तो हम काट ही लेते हैं, ठीक है भैया। तो 154 गुणा 25, 154 गुणा 25 बटे आपको क्या करना है? 10। अब बताओ 154 गुणा 25 कितना आ जाएगा भैया? यहां पे 3850, 3850 बटे 10 आएगा 385, 385 लीटर। ये सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। ये पूरा ज्ञान हो गया। सीधा लॉजिक है कि जो भी आंसर आएगा पाई 22/7 होता है, 11 का मल्टीपल आएगा। 11 से ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, सीधा यही कट रहा था, ये आंसर लगा देते। पर मेथड भी आना चाहिए। ये बताओ करके, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन ए, बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है, सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है। अच्छा, बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ए की एफिशिएंसी 10 है तो बी की 80% 8 कम यानी कि 2 है। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है। अगर बी की 2 है तो सी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा, यानी कि कितनी आ गई? 3। तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया मैंने आसानी से। अब सवाल में कुछ दम बचा नहीं। बोला है बी और सी 36 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, ए अकेला बचा काम कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा, सवाल में दिया है ए काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसे टोटल वर्क आ जाएगा ना भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10, तो ए 90 दिन में कितना काम करेगा? 90 से गुणा यानी कि 900। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को बी और सी साथ में काम करते हैं 36 दिन तक। बी और सी की एफिशिएंसी कितने दोनों की? 2 और 3। तो बी और सी 5 एफिशिएंसी के साथ अगर 36 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 36 पंजे, तो 900 में से 180 काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना? 700। इस 720 बचे हुए काम को अगर ए करेगा तो ए करेगा प्यारे भाई कितनी एफिशिएंसी के साथ? 10 एफिशिएंसी के साथ। तो ए को बचा काम करने में कितना समय लगेंगे? 72 दिन। 10 से डिवाइड कर देंगे। और ये तो पूछा था, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? बी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, सीख लीजिए, ये करो। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, ये 4 बवाल जिस सवाल में आ जाए ना मेरे भाई, वहां एक कॉन्सेप्ट लगा दो, सीपी बटे एमपी बराबर 100 - डी अपॉन 100 प्लस पी। खटाक से आंसर आ जाएगा हर सवाल का।
एक शर्ट का अंकित मूल्य 7200 रुपए मार्क्ड प्राइस। एक दुकानदार कस्टमर को मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट देता है। यह डिस्काउंट देने के बावजूद भी दुकानदार को कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ होता है। कमीज का सीपी बताना है आपको। तो भैया डिस्काउंट दिया 15%, प्रॉफिट हुआ 20%, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, वैल्यू रख दो। डिस्काउंट कितना दिया 15, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट हुआ 20%, 100 प्लस 20 120। ये किससे कट गया प्यारे बच्चों, 5 से, 17/20। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। ठीक है भैया, 17/24। क्लियर है बच्चों। सवाल में क्या दिया, कमीज का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस की वैल्यू दिया, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है सवाल में, 7200 रुपए। कितने गुना, 300 गुना। आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट की वैल्यू। देखो 17 का मल्टीपल तो आएगा ही आंसर ऑप्शन से, तो 17 की वैल्यू भी 300 गुना आना चाहिए, यानी कि 5100 रुपए। ये कमीज का क्रिय मूल्य आ गया। देखो ऑप्शन नंबर डी, लेटेस्ट सवाल ये आया था मेरे भाई। ठीक है, चलो ये बना के दिखा दो जल्दी। रीना मीना से 5 साल बड़ी है। अब से 8 साल पहले रीना की एज मीना की एज की डबल थी। रीना की प्रेजेंट एज बताओ। हमें नहीं पता रीना मीना की प्रेजेंट एज क्या है, लेकिन सवाल में बोला है कि प्रेजेंट से 8 साल पहले रीना की जो एज थी वो मीना से दुगनी थी, यानी कि इनकी एज का रेशियो कितना था, 2:1। लेकिन सवाल में काम की बात है कि रीना मीना से 5 साल बड़ी है, तो हमेशा 5 साल बड़ी रहेगी। प्रेजेंट से अगर 8 साल पहले भी जाओगे तो भी रीना की एज जो है मीना से 1 यूनिट ज्यादा है, 5 साल बड़ी रहेगी ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही प्यारे दोस्तों कितनी है, 5 साल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है तो रीना की एज 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 साल। लेकिन ये रीना की जो एज है प्रेजेंट से 8 साल पहले है, 8 साल पहले 10 साल की थी। तो अभी प्रेजेंट में रीना कितने साल की है, 10 और 8 18 साल की है। तो सवाल का आंसर ये आएगा 18 साल, रीना की प्रेजेंटेज। बात खत्म। कितना आसान है ये बताइए करके। ए एक काम को 4.5 दिन में, बी 9.9 दिन में पूरा कर सकता है। 80,000 रुपए में काम पूरा करने का ठेका मिला, इसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। सही बात है। अब बताओ, ए एक काम को 4.5 दिन में कर सकता है और बी 9.9 दिन में। तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं उस टाइम का रेशियो कितना है, 9 से चला जाएगा, 9 पंजे 45, 9 से 99, 11 बार। ये ए और बी किसी काम को करने में जो समय लेते हैं, समय का रेशियो 5:11 है। तो बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 11:5। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 11:5 है, यानी कि ए और बी के बीच में पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो ए का जो भी शेयर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ये तो कर ही सकते हैं, वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको बी। तो ए का शेयर 11 यूनिट होगा आउट ऑफ टोटल। दोनों का टोटल कितना है, 11 5 16। तो ए को अगर टोटल काम का 80,000 रुपए दिया जा रहा है तो 11/16 मिलना चाहिए, यानी कि ए का शेयर कितना आएगा, 16 पंजे 80, 11 गुणा 5,000 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 55,000 रुपए ए का शेयर हो गया। चलो ऐसे ही ये सवाल बना के दिखाएं। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 29% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 29% बढ़ा के लगाता है। 29% क्या है, मार्कअप। फिर मार्क प्राइस पे 7% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही लाभ या हानि प्रतिशत होता है। अब यहां 29% मार्कअप किया है, डिस्काउंट दिया है 7%, तो कितना लाभ होगा, 29 माइनस 7 माइनस 29 गुणा 7/100%। ठीक है बच्चों, आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आता है तो लॉस। तो 29 माइनस 7 कितना आ गया, 22, और 29 सत्ते 203/100 2.03। तो 22 में से 2.03 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 19.97% गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, पॉजिटिव आया ना, तो सी ऑप्शन बन गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए ये करेंगे आप। 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है ना। फ्रूट पल्प और वाटर का मिक्सचर है जिसमें पानी कितना है, 20%। पानी का मिश्रण में पानी का परसेंटेज 50% बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डाला जाना चाहिए। तो पानी की सांद्रता पे आप एलिगेशन लगा लो। आपके पास मिश्रण है उसमें कितना पानी है, 20%। अब आप इसमें और पानी ऐड करते हो तो यू आर एडिंग 100% प्योर वाटर, जिससे कि जो नया मिश्रण बनता है उसमें पानी का परसेंटेज क्या होता है, 50%, है ना। आप बोलोगे यस सर, तो लगाओ एलिगेशन। 100 में से 50 घटाएंगे 50, और 50 में से 20 घटाएंगे
30। ये रेशियो आ गया, इस रेशियो में मिलाना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। तो आपके पास कितना मिश्रण था, 50 किलो 50 लीटर, तो आपने ऐड कितना करना पड़ेगा, पानी 30 की वैल्यू 30 लीटर, 30 लीटर पानी मिला दो, देखो हो गया सवाल खटाक से। ठीक है जी, चलो ऐसे ही ये बना के दिखाइए। एवरेज बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम कुछ संख्याओं का एवरेज निकाल लें, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ बदलाव कर दें, जैसे कुछ बढ़ा दें या कुछ घटा दें या किसी से गुणा कर दें, तो एवरेज में भी सेम वही बदलाव हो जाएगा उन संख्याओं के, है कि नहीं। जैसे 8 संख्याओं का एवरेज है 59, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अगर 8 संख्याओं का एवरेज 59 है, हर संख्या को 4 बढ़ा देंगे तो आपका एवरेज भी 59 से 4 बढ़ के ही क्या हो जाएगा, 63। इतना सिंपल सा लॉजिक बनता है प्यारे दोस्तों, ये बताओ करके।